नमस्ते सभी को, आवाज़ ठीक है? कोई जब अपनी तारीफ कर रहा हो तो कैसे अप्रभावित रह के सुने, उसका सुबह सुबह ही अभ्यास करा दिया। है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपने पे ओढ़ लेते हैं ना तो दिक्कत होती है। जैसे कोई ब्लेम कर रहा है उसको ओढ़ लेते हैं तो भी दिक्कत होती है, वैसे जो बहुत तारीफ होती है उसको भी ओढ़ लेते हैं तो भी उतनी दिक्कत होती है ना। तो वो भी बहुत सजग रह करके सुनना पड़ता है कि चढ़ ना जाए मेरे पे। जी बहुत ज़रूरी है। सच्चाई तो मिलना चाहिए। सही होना और ओढ़ लेना दोनों में अंतर है। अंतर है। मैं तो कई बार देखता हूँ लोगों को कि मतलब कोई पद होता है ना, पद पे व्यक्ति सवार होता है। कई बार मुझे देख के डाउट होता है कि ये कौन किस पे सवार है। मतलब व्यक्ति पद पे बैठा है या पद व्यक्ति पे सवार हो गया है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने, मैं तो बहुत ध्यान रख के चलता हूँ। तो मैं तो बहुत कह रहा हूँ ना कि अभ्यास करा दिया सुबह सुबह, कैसे सुना जाए इसको। ठीक है, तो हम लोग लौट आते हैं। तो इन दिनों में हमने जो भी बात करी संवाद को लेकर के, मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। जी दीदी, पूछ रहे, मैं बताऊंगा उसको आगे स्टेप में अभी कि कैसे सुना जाए तारीफ को। तो हम लोग मुख्य रूप से संवाद की जो बात कर रहे हैं, मैं वापस से कहूँगा कि शुरुआत तो इसकी ये है कि मेरा भाव ठीक हो। मतलब हम ऐसा कोई टूल नहीं सीख रहे कि मेरा भाव गड़बड़ होता रहे और मैं अच्छा दिखता रहूं। इसकी आवाज़ है और दूसरी, हम लोग कोई ऐसी ट्रिक नहीं सीख रहे कि हम गलतियां करते रहे और फिर भी हम अपनी बातें मनवा ले लोगों को। मूल मुद्दा तो यह है कि मेरा आचरण ठीक हो, मेरा भाव ठीक हो, मेरा जीना ठीक हो, करुणा का भाव मेरे में हो। मतलब इसके पीछे की एक स्टोरी भी सुना देता हूँ आपको कि एनवीसी बना कैसे। मार्शल रोजनबर्ग जो थे, उन्होंने एनवीसी क्यों, मतलब क्या खोज थी उनकी जिससे उन्होंने ये तरीका डेवलप किया। बेसिकली वो ज्यू थे, यहूदी थे, और जब वो चल रहा था पूरे विश्व में यहूदियों पे अत्याचार, तब उन पर भी कुछ स्कूल के बच्चों ने बहुत उनकी पिटाई करी, उनको मारा। तो तब उनके मन में 2 सवाल उठ गए बचपन से ही कि ऐसा क्या है, मतलब उनकी ये तो बात फिक्स थी उनको कि हर आदमी करुणापूर्वक, कंपैशन पूर्वक जीना चाहता है। तो वो जो घटना उनके साथ बनी उससे उनको ये सवाल हुआ कि ऐसा क्या है जो हमको हमारे करुणा में स्वभाव से दूर कर देता है। और दूसरा सवाल ये बना कि ऐसा क्या है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में भी कुछ लोग करुणापूर्वक जी लेते हैं। तो उसका आंसर खोजते खोजते उन्होंने ये तरीका खोजा कि ऐसा क्या है कि जिससे मेरा जो करुणा में जीने का, कंपैशनेटली जीने का जो मेरा नेचर है, मैं उसको हर वक्त बनाए रख पाऊँ, उसको हर वक्त अपने संवाद में, अपनी बातचीत में बहा पाऊँ, उसको व्यक्त कर पाऊँ। तो ये तरीका बेसिकली अपने जो कंपैशन का भाव है उसको व्यक्त करने का तरीका है, ना कि दूसरे को मैनिपुलेट करने का तरीका है। ये एक टूल नहीं है हमारा कि बहुत सारे तर्कस में तीर थे, 2-4 ताकतवर तीर और आ गए कि जिससे हम सामने वाले को बोतल में उतार दे, कन्विंस कर ले। तो मेरा भाव ठीक रहे वो तो पहली ज़रूरत है। और भाव ठीक रहने के लिए हम बहुत सारे अभ्यास, आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के शिविरों में कहते ही है। इसकी भी शुरुआत हमने उसी से करी कि स्नेह का अभ्यास कैसे करें। ये देख पाए, मतलब बार बार कह रहे हैं देख पाए, ये नहीं कह रहे कि मान लीजिए। ये देख पाए कि हर आदमी मानव है, सुखी होना चाहता है, समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही जी सकता है, अपना भी शुभ चाहता है, मेरा भी शुभ चाहता है। ये दिखता रहे, मेरे में स्नेह का भाव बनता रहे और फिर वो मेरे बोलने में व्यक्त हो, मेरे सुनने में भी वो भाव बना रहे। उसके लिए हमने 4 स्टेप देखे थे। एक तो देखा था फीलिंग, दूसरा नीड, फिर देखा था ऑब्जर्वेशन और रिक्वेस्ट। मैं बहुत छोटे में उसको रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से सुन ही रहे हैं तो आप लोगों को रिकॉल हो ही जाएगा। फीलिंग और नीड को देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा फील करते हैं, कुछ बुरा फील करते हैं, बट उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि अच्छे में क्या क्या। तो उसकी पूरी लिस्ट हमने दी हुई है। और जैसा भैया बार बार कहते हैं कि ये कोई फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है,
आप इसमें बहुत कुछ जोड़ भी सकते हैं, अपनी भी लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या क्या अच्छी भावनाएं फील होती हैं, क्या क्या आपको नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं फील होती। अच्छा या बुरा जो हम फील करते हैं उसका संबंध दूसरे से नहीं है, बाहर की घटनाओं से नहीं है, उसका संबंध मेरी अपनी किसी ज़रूरत के पूरा होने से या ना होने से है ना। जैसे यहाँ पे कोई यदि बात कर रहे हैं और आपको इरिटेशन फील हो रहा है तो इसका संबंध उस व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध आपकी ज़रूरत से है कि आप हॉल में शांति चाहते हैं। आपकी वो शांति की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए आप इरिटेट महसूस कर रहे हैं। आपकी वो शांति पाने की ज़रूरत पूरी हो गई तो आप अच्छा महसूस करेंगे, जो भी अच्छे वाले शब्द है उसमें से संतुष्ट महसूस करेंगे, शांतिपूर्ण महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे, है ना। तो ये एक जुड़ाव अपने में देख पाना बहुत प्राइमरी चीज़ है कि मैं बुरा फील करता हूँ तो उसका कारण दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं अच्छा फील करता हूँ उसका कारण भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरी अच्छी बुरी फीलिंग का जो कनेक्शन है वो मेरी अपनी नीड से है कि मेरी कौन सी नीड पूरी हो रही है, मेरी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है। और हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम अपनी नीड को ही बोलना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत सारा कचरा और बोल जाते हैं उसके साथ में। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि मैं जितना परेशान हूँ उतना मेरे बोलने में कचरा ज़्यादा आता है, ये हम अपने लिए देख पाते हैं। मैं एकदम शांत हूँ, एकदम क्लियर हूँ, मैं सीधा सीधा वही कहता हूँ जो मुझे कहना है। मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं कहीं से शुरू करता हूँ, कितने लोगों को ब्लेम करते 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 अपनी बात पे आऊँ भी ना आऊँ पता नहीं है ना। तो जितना मैं ज़्यादा परेशान हूँ, अपने में ज़्यादा बेचैन हूँ, उतना मैं ज़्यादा कचरा बोल लेता हूँ। और उस वक्त मुझे उतनी ज़्यादा सिंपैथी चाहिए, एम्पैथी चाहिए, है ना। तो यही चीज़ हम दूसरे के लिए देख पाए कि दूसरा व्यक्ति भी यदि कचरा ज़्यादा बोल रहा है उसका मतलब यह है कि ज़्यादा परेशान है। तो मैं तो अपने से एक सवाल बार बार पूछते रहता हूँ कि मैं परेशान हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ। मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, चोट लग गई है तो मैं क्या चाहता हूँ। कोई आके मुझे भाषण दे ये चाहता हूँ या आके हाथ बढ़ाए ये चाहता हूँ। क्या चाहते हैं हम कि हाथ बढ़ाए कि भाई आ जाओ बाहर, हम साथ हैं तुम्हारे। मैं अपना गुस्सा आपके सामने निकाल रहा हूँ, मैं किस अपेक्षा से निकाल रहा हूँ। थोड़ा और गुस्सा कर ले आप इस अपेक्षा से कि थोड़ा ठीक से सुन ले और कंपैशन दे दे उस अपेक्षा से। तो दूसरा भी जो हमारे आगे आके गुस्सा निकाल रहा है या अपनी बात कह रहा है वो भी मूलतः ये नहीं चाहता कि हम उसको सलाह दे दें, हम उसको भाषण दे दें एक दो, और चाहता है कि भाई मुझे थोड़ा कूल डाउन करो, मुझे थोड़ा साथ दो, कुछ सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बोलना भले नहीं आ रहा है ना, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कोई नीड है मेरी जो पूरी नहीं हो रही, कोई नेगेटिव फीलिंग है, तो हम उस ढंग से सुन पाए। जिसको क्या कहे हम छान कर सुनना, फिल्टर लगा के सुनना कि जो फीलिंग नीड है वही हमको सुनाई देगी, बाकी कुछ नहीं सुनाई देगा। उस ढंग से हम सुन पाए। अब उसमें ही जैसे दीदी पूछ रही है कि अब कोई तारीफ़ कर रहा है तो कैसे सुने, हो तो अच्छा लगता है। भाई ब्लेम कर रहा है तब तो ठीक है कि हर्ट हो रहा है तो फिल्टर लगाने का मन करे, बट कोई तारीफ़ कर रहा है तो कैसे सुने। इतना ही सुने कि इनको ऐसा अच्छा लगता है, यही सुने। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि वंदन बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं इतना सुनूं कि इस तरह से कोई बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलूँगा तब भी इतना अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे तब भी इतना अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ये एक तरीका है जो आपको अच्छा लगता है ना। आप कहे कि तुम अच्छे व्यक्ति हो और जो जो क्वालिटी गिनाते हो, तो मैं ऐसा देखूं कि ये क्वालिटी आपको जब भी दिखती है तो आपको उस व्यक्ति के प्रति प्रेरणा महसूस होती है, उससे कुछ सीखने का मन करता है। मैं ऐसा ना देखूं कि देखो मेरे से सीखने का मन कर रहा है। ये बेसिकली कोई क्वालिटी है आदमी की जो हमको अच्छी लगती है या तो खराब लगती है। व्यक्ति तो हम सब एक ही है, पात्र तो एक ही है, सब सारे भगवान एक ही है, अंदर भरा क्या है वो हमको अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है। यदि मेरा आप ब्लेम कर ले कि तुम बेकार सेशन लेते हो, तो भी मैं इतना सुनूंगा कि आपको इस तरह से कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता है सुनना। मैं बुरा हूँ ऐसा क्यों सुन लूँ मैं, है ना। तो तारीफ और ब्लेम को मैं तो इस तरह से सुनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% ऐसे ही सुन पाता हूँ, कभी कभी चढ़ जाता है फिर साफ करना पड़ता है बट प्रैक्टिस ये करता हूँ।
और जिस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो व्यक्ति भी तो सलामत रहे। आप मुझे ये कहो कि भाई वंदन ये तरीका बोलने का अच्छा है, तो मैं भी थोड़ा सिक्योर रहूँगा। आप एक कहो वंदन तुम जोरदार बोलते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना, तो भी मेरे पे भी थोड़ा वो हो जाएगा ना। 50 तक आएंगे ना, तो मेरे पे भी वो आ गया ना खतरा, संभालना पड़ेगा मुझे। तो तारीफ करने में भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ना। मतलब मैं तो इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी उसको एक ये बात निकली है तो बता देता हूँ कि हम लोगों के साथ क्या होता है ना, ऐसे एक टाइम की लाइन बनाए कि ये टाइम है, सुबह सुबह उठते हैं तो बेड में बैठे बैठे होता है कि मेरा जन्म तो किसी विशेष कारण से हुआ है, आज तो कुछ कर दिखाना है, जोरदार काम करने हैं, तो अपने को बहुत ऊपर चढ़ा दिए है ना। अभी बैठे बैठे सोच रहे थे तभी अंदर से आवाज़ आई, नहा तो लो और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो। तो ये जो ऊपर चढ़े थे अब कहाँ चले गए, एकदम नीचे गिर गए। नहा धो के फिर बाहर निकले, बाहर निकलते रास्ते में कोई मिल गया, कितना अच्छा दिन है, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। आपके जैसा व्यक्ति मिलता कहाँ है आजकल, फिर ऊपर चढ़ गए। कहते हैं यही समझदार है, देखो हीरे की परख तो जवेरी कोई होती है ना, जवेरी कोई तो हीरे का, यही पहचानते हैं मुझको। फिर ऑफिस में पहुँचे, किसी ने डांट दिया, इतना भी काम करना नहीं आता, फिर गिर गए। ऐसे देखेंगे तो दिन में कितनी बार हम अपने को बहुत ज़्यादा मान के ऊपर चढ़ गए, बहुत कम मान के नीचे उतर गए, फिर ज़्यादा मान के ऊपर चढ़ गए। ऐसी ज़िंदगी जीने से हम कॉन्फिडेंस में जीते हैं या कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता है, डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो दो चीज़ें ज़रूरी लगती हैं मुझे इसमें। पहली तो ये कि मुझे मेरे अपने बारे में पता हो कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, मेरा अपना राइट इवेल्यूएशन मैंने कर रखा हो। और फिर दूसरा जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दूसरा जब कुछ कहता है तो उसको एक फीडबैक की तरह, एक प्रस्ताव की तरह सुने कि आपको ऐसा लगता है, उसको डायरेक्ट अपने पे ले लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ठीक से सुनेंगे तो बने रह पाएंगे, ठीक है ना। और आप भी सही कह रहे हैं कि बोलने में भी ध्यान रखें तो सामने वाला भी थोड़ा सुरक्षित रहे, है ना। कई बार हम प्रोत्साहन के नाम पे, प्रेरणा के नाम पे इतनी तारीफ कर देते हैं सामने वाले की कि वो ज़्यादा हो जाता है, उसको पचा नहीं पाता फिर वो व्यक्ति, है ना। जैसे कुछ खिलाने के भाव पे बहुत ज़्यादा खिला दिया तो क्या हो जाएगा, वैसे ही वो जितना है, जितना पचाने की क्षमता है उससे ज़्यादा तारीफ कर दी तो क्या होगा, वही होता है, फिर आप ही पे निकलता है वो लौट के। तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है बोलने में और सुनने में। तो उसी को हम कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में भी ये फ़र्क होता है। ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने इतना किया जो फैक्ट है, जजमेंट वो है जो मैं अपनी ओर से लगा दे रहा हूँ लेबल। जैसे मैं ये कहूँ कि आप लेट आए, ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है, जजमेंट है। मैं कहूँ कि आप 9:07 पर आए तो ऑब्जर्वेशन है। ये लेट वाला लेबल तो मैंने लगाया ना, ब्लेम, तो वो ब्लेम लगाया मैंने अपनी ओर से, तो वो जजमेंट हो गया मेरा। मैं फिर कह रहा हूँ कि फ़र्क क्या पड़ता है ऑब्जर्वेशन में और जजमेंट में। फ़र्क ये पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन से जब भी बात को शुरू करते हैं तो उसको डिनाई नहीं कर पाते कोई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप 9:07 पे आए, फैक्ट है, क्या डिनाई करेंगे उसमें। तो कॉमन ग्राउंड बनता है बात करने का, है ना। मैं शुरू यहाँ से करूँ कि आप लेट आए, हम तो और बड़ा जजमेंट दे देते हैं, आप है ही गैर जिम्मेदार। अब तो एकदम दूरी बढ़ जाती है, एकदम दूरी बढ़ जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज ही एक बात करते करते ध्यान में आई कि हम लोग कई बार शुरू भी कैसे करते हैं कि जैसे आप ऐसे बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे क्यों बैठे हैं। अब ये जो शुरू करते हैं कि ऐसे क्यों बैठे हैं, हमको लगता है कि हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, बट जजमेंट सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। कहूँ कि ऐसे क्यों बैठे हैं, तो जजमेंट सुनाई पड़ता है ना, कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए।
तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते तो ध्यान में आता है। और जजमेंट जब भी शुरू करते हैं, हिंसा की शुरुआत वहीं से होती है। ये मार्शल रोजनबर्ग लिखते हैं, जजमेंट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वायलेंस। वायलेंस की शुरुआत वहीं से होती है कि जब मैं जजमेंट करता हूँ, वो हर्ट होता है सामने वाले को। तो हम ऑब्जर्वेशन से बात को शुरू करें। ऑब्जर्वेशन में भी अपना जो देखा हुआ है उसी को ऑब्जर्व करने से शुरू करें। जैसे मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी, बट आप फ़ोन चला रहे थे, है ना। अभी आप फ़ोन चला रहे थे, आ जाता है स्लाइट जजमेंट, आ जाता है, स्लाइट चूकता है। और स्मूथ करना हो तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, बस। आप क्या कर रहे थे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना हम। मैं आज सुबह में आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन है, उसको कोई डिना नहीं करेगा और सामने वाले को चुभेगा भी नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे बात करने का मुद्दा है। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट वाला, जो उदाहरण मैंने भी सुनाया, भैया ने भी सुनाया, कि हम कहते हैं कि ऑफिस में टाइम कम बिताओ तो वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि क्लियर रिक्वेस्ट हो, क्या करना है वो सामने वाले को पता पड़े, ऐसी रिक्वेस्ट हो। जैसे मुझ पर ध्यान दो, इस रिक्वेस्ट का सामने वाला क्या करे, क्या ध्यान दे, देखता रहे आपको दिन भर क्या ध्यान दे। तो स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि जब भी मैं आपको किसी काम के लिए बुलाऊं, आप तुरंत आ जाया करिए, आप तुरंत आ जाया करिए, ये भी डिमांड हो गई ये भी रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस तरह से चारों स्टेप को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कोर बात यह है कि ना हम दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, ना हम कटघरे में खड़े हो, ना दूसरे को ब्लेम करें, ना हम अपने पे ब्लेम ले लें। ये देखिए मज़ेदार बातें होती है। आप यदि मुझसे कहें ना कि वंदना तुम बेकार हो, बहुत ऑप्शन है, इस सेंटेंस को मैं कैसे लूँगा। हम जो करते हैं वो सिंपल ऑप्शन ये होता है कि हम यही मान लेते हैं कि आप ही बेकार हैं, आपको देखना ही नहीं आता ना, तो हम सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ब्लेम ले लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कुछ तो कमी होगी मेरे में, तो या तो मैं अपने पे ब्लेम ले लिया ना। हम कह रहे कि दोनों पर ब्लेम क्यों डाला जाए, हम सिर्फ सुने कि आपने कुछ तो ऑब्जर्व करा होगा, कुछ तो देखा होगा जिस पे बेस पर आप ये कह रहे होंगे शायद। तो ये सुनने का और बोलने का कोर पार्ट है कि ना जजमेंट ना ब्लेम लिया जाए, ना जजमेंट ना ब्लेम दिया जाए। किया क्या जाए, सामने वाले की फीलिंग और नीड को सुना जाए, अपनी फीलिंग और नीड को कहा जाए, उसको कैसे पूरा करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए। स्ट्रेटेजी भी जब बनाने जाते हैं तब भी फिर एक चूक हो जाती है। डिसीजन से शुरू करेंगे कि डिस्कशन से शुरू करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिसीजन की डिस्कशन। डिस्कशन होता क्या है, पहले क्या कर लेते हैं, डिसीजन। अब मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि सेशन ऐसे चलाना है, आपने एक डिसीजन ले लिया है कि सेशन ऐसे चलना चाहिए। अब फिर बात नहीं होगी, बहस होगी। मैं यही प्रूव करूंगा कि मेरा वाक्य, मेरा डिसीजन सही है, आपका गलत है। आप यही प्रूव करेंगे कि आप सही है, मैं गलत हूँ। तो फिर वो संवाद की जगह ही नहीं बनती। हम लोग आप देखिए ग्रुप में प्रैक्टिस भी जो कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सामने वाले की फीलिंग को, सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सीधा जंप कर रहे थे कि ये कर लो, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना। ये क्या है, हम अपने डिसीजन सीधे बता रहे थे। डिस्कशन से शुरू करने का मतलब ये है कि दोनों नीड और फीलिंग के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब ओपन माइंडेडली चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों को भी वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं अपने सुझावों को देखता हूँ, है ना। मेरा विचार तो बहुत सद्बुद्धि वाला है और आपका विचार तो महाभ्रमित है। यहाँ से शुरू करते तो कहाँ डिस्कशन होगा। मतलब जो मुझे विचार आ गया वो तो एकदम बुद्धिमान वाला विचार है, आपको जो विचार आया वो तो भ्रम की पराकाष्ठा है, कहाँ से डिस्कशन होगा उसमें। तो आप भी कुछ सोच सकते हैं, आपका भी कोई विचार हो सकता है, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, मेरा भी कोई विचार हो सकता है, और दोनों पर बात करेंगे। ये देखेंगे तो कम्युनिकेशन का एक जनरल एक बेस था। उसके आधार पर कुछ हमने बात करी थी कि यदि हम अपने में ही परेशान हैं तो क्या करें, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि हम अपने में, दूसरा परेशान है तो कैसे बात करें, उसका तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं,
केस स्टडी कर रहे, डेमो कर रहे, बट हम परेशान हैं और हमको कोई मिल नहीं रहा वैसा बात करने वाला कि जो हमको ठीक से सुने, तो क्या करें? तो उसको कहते हैं कि अपने आप को एम्पैथी देना, सेल्फ एम्पैथी। उसकी हमने प्रैक्टिस भी करी थी, जिसके ये स्टेप्स लिखे हैं, पूरी प्रक्रिया है, जिसको आराम से घर पे भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन हुई हो, कोई सिचुएशन बनी हो, कोई ऐसी घटना बनी हो कि जिसपे हम खुद ही बहुत परेशान हैं और कोई ऐसा मिल नहीं रहा जहाँ जाके ये सब खाली कर सके, तो उसका तरीका ये होता है कि सेल्फ एम्पैथी दे पाए अपने आप को। क्या तरीका होता है मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए, है ना। तो सबसे पहला तो ये होता है कि वो जो भी घटना है उसको ठीक से याद कर ले, उसमें जिन जिन बातों से हम हर्ट हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, आहत हुए हैं, उसको लिख ले कि इस वाक्य से मैं पीड़ित हुआ, ये हुआ, इससे मुझे चोट पहुंची, ये हुआ, इससे ये हुआ, है ना। सारा लिख ले, जितना भी हो, इतना भी हो तो भी, पूरा पेज भर जाए तो भी, जितना भी हो, नोट भर जाए पूरी तो भी, बट लिख लिया जाए एक एक बात को। लिखने के बाद उसमें फिर थोड़ा ब्रेक लेकर के ये सोचे कि ये जो भी मैं हर्ट हुआ हूँ उसके पीछे मेरी कौन सी नीड थी जो पूरी नहीं हुई है। जैसे मुझे एक घटना यदि याद आती है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया था, इससे मैं पीड़ित हूँ, तो मैं लिख लूँ कि मैं इस वाक्य से हर्ट हुआ, इस घटना से हर्ट हुआ। उसके बाद मैं फिर ये देखूँ कि मेरी कौन सी ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हुई, उसको आइडेंटिफाई करूँ। सम्मान की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, अच्छे कनेक्शन की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, उनसे सहयोग पाने की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, जो भी हो उसको लिख लिया। इतना होने के बाद फिर थोड़ा ब्रेक लूँ और ये सोचूं, ये देखूं कि ये जो ज़रूरत पूरी नहीं हुई ये इसी जगह से पूरी हो सकती है या कोई और भी तरीके हो सकते हैं जिससे मैं खुद अपनी ये ज़रूरतें पूरी कर लूँ। और भी अल्टरनेट हो सकते हैं मेरी नीड को फुलफिल करने के। ये जो दूसरे तरीके हमको मिल जाते हैं तो फिर उसको लिख लिया जाए कि मेरी सम्मान की, मेरी जुड़ाव की, कनेक्शन की ज़रूरत को मैं यहाँ से भी पूरा कर सकता हूँ। और उन तरीक़ों को कैसे अप्लाई करेंगे उस पर थोड़ी बात फिर सोच लें। लगभग आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, बट तरीका इफ़ेक्टिव लगेगा काम करके देखने से। इसको कहते हैं सेल्फ एम्पैथी देना, अपने आप को शांत करना, किसी घटना की पीड़ा से बाहर निकालना। ये समझ में आई प्रक्रिया? मैं बता पाया ठीक से? क्या क्या स्टेप्स है? पहला तो आराम से बैठे उस पूरी घटना को याद करें, फिर उसमें कहाँ कहाँ हमको चोट पहुँची है उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिख ले, फिर उसमें हम क्यों घायल हुए, चोट पहुँची हमको, चोटिल क्यों हुए, कौन सी नीड पूरी नहीं हुई उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिख लिए, फिर उस नीड को पूरा करने के क्या और तरीके हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको लिख लें, और उन तरीक़ों को कैसे अप्लाई करेंगे उस पर योजना बना लें। तो हमारी ज़रूरत पूरी होने का रास्ता हमको मिल गया और वो घटना की जो पीड़ा थी वो भी निकल जाएगी। इसको कहते हैं सेल्फ एम्पैथी देना, अपने आप को एम्पैथी देना। करके देखिएगा घर जाके इसको आराम से, है ना। जो भैया बार बार कहते हैं ना कि सिर्फ सुनने से नहीं हो जाएगा, तैरना कैसे होता है उस पर कितनी भी किताब पढ़ लेंगे तो थोड़ी ना तैरना आ जाएगा। हमारे यहाँ एक ऐसा जोक सुनाते हैं कि एक विद्वान शिक्षक थे, कभी स्कूल में घोड़ा आया होगा, कोई लाया होगा, तो शिक्षक से पूछा बच्चों ने मस्ती मस्ती में कि सर आपको आता है घोड़सवारी आती है? तो शिक्षक ने कहा कि अश्व के विषय का सारा ज्ञान मुझे प्राप्त है, अश्व के ऊपर के सारे ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं। तो कहा कि फिर करिए घुड़सवारी। तो वो तो चढ़ के बैठ गए घोड़े पे कि ऐसा ऐसा कवि ने लिखा हुआ था, लेखक ने, ग्रंथकार ने, कि इस तरह से घोड़े पे बैठते हैं, इस तरह से उसकी लगाम को पकड़ते हैं, फिर इस तरफ खींचते हैं तो वो ऐसे मुड़ता है, इस तरफ से खींचते हैं तो ऐसे मुड़ता है। ऐसा सब ज्ञान बोल रहे थे घोड़े पे चढ़ के। ऐसे में किसी बच्चे ने पीछे से एक मारी डंडा घोड़े को, घोड़ा ऐसा दौड़ा है ना, सर गिर तो गए लेकिन पैर वो उसमें फंस गया जिस पर पैर रख के चढ़ते हैं, तो घसीटते हुए कहीं दूर जाके खड़े रहे। घोड़ा जब रुका तो ऐसा लहूलुहान होके खड़े हुए, कपड़े झट के खड़े हुए, फिर कहा जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तब क्या करना चाहिए अश्व के साथ, उसका ग्रंथकार ने कोई उल्लेख नहीं किया था। तो किताबें पढ़ के चीज़ें करने जाएंगे तो ऐसा ही होगा। प्रॉपर अभ्यास ज़रूरी है तो बारीकियों का पता पड़ता है।
कि एक एक सिचुएशन में फंस गए तो क्या होगा वो तब पता पड़ता है। मतलब इसी के बारे में सोच के देखिए ना, आप चले गए सीधे यहाँ से बात करने घर पे और झगड़ा शांत होने के बदले फैल गया, है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि रुको 2 मिनट पीपीटी खोल के देख लेता हूँ क्या था इसमें ये तो नहीं कहेंगे। तो पूरी प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, पूरी प्रैक्टिस ज़रूरी है और पूरी प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं वो एक कहानी हर शिविर में सुनाता हूँ कि एक कुम्हार था, आपको भी सुनाई थी, नहीं सुनाई थी ना। एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार पड़ गया, ठीक है। तो वो दूसरे अपने दोस्त कुम्हार के पास गया, पूछा कि भाई सुना है तुम्हारा भी गधा बीमार पड़ा था कभी। तो उसने कहा हाँ पड़ा था। तो उसने कहा तुम्हारे भी गधे की आँख से पानी निकलता था, मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलती थी, खाना नहीं खाता था, ऐसा ही था। तो उस कुम्हार ने कहा कि हाँ एग्जैक्ट ऐसा ही था सब। तो उसने कहा कि फिर तुमने क्या करा था तुम्हारा गधा जब ऐसे बीमार पड़ा था, तो जल्दी जल्दी बताओ, मुझे जल्दी इलाज चाहिए। तो उस कुम्हार ने कहा कि देखो मेरा गधा जब बीमार पड़ा था तो मैंने तो केरोसिन पिलाया था उसको। तो आ गया घर वापस, एक ली पाइप गधे के मुंह में ठूसी, ज़बरदस्ती पूरा जो है केरोसिन पिला दिया उसको, पूरी बोतल, इंस्टेंट गधा मर गया। ये और गुस्से होके गया वापस, कहा गया कैसे तुम सलाह देते हो, कोई अकल है कि नहीं है तुमको। बहुत सारा डांटने लगा, मेरा तो गधा मर गया केरोसिन पी के। तो वो कुम्हार बड़ी शांति से कहता है मेरा भी कौन सा जिंदा है मेरा भी मर गया था। उसने कहा तो बता नहीं सकते थे, फिर मुझे क्यों कहा केरोसिन पिलाने को। तो उसने कहा कि देखो तुमने पूछा था कि गधा बीमार पड़ा था तो तुमने क्या किया था, मैंने केरोसिन पिलाया था, फैक्ट है पिलाया था। लेकिन मैं दूसरा वाक्य भी बोलने वाला था कि लेकिन केरोसिन पीने से मेरा गधा मर गया था। अब तुम एक वाक्य सुन के घर चले जाओ तो उसमें मैं क्या करूं। ये कहानी आपको क्यों सुनाई ऐसे याद आ गई तो ऐसे ही तो नहीं सुना दी तो आपको इसीलिए सुनाई कि आधा अधूरा सुन के जाएंगे, आधा अधूरा अपने हिसाब से जोड़ के अप्लाई करेंगे तो घर पे आपका गधा मर जाए उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं पूरा सुनना जरूरी है, पूरा प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ बैठे हैं मेरे सामने या श्याम भैया के सामने देख रहे हैं, कान भी आपके खुले हैं, बट फिर भी यहाँ है नहीं, है ना। तो हम पूरा सुन पाए, पूरे की प्रैक्टिस कर पाए, फिर घर जाके अप्लाई करें तो ज़्यादा ठीक है। इसके साथ हमने एक बात ये भी देखी थी कि जब दूसरा परेशान है, हम परेशान है तो कैसे सेल्फ एम्पैथी दे, वो तो बात कर ली थी ना। जब दूसरे व्यक्ति परेशान है, सामने कोई परेशान है तो क्या करें, कैसे सुने। तो उसकी कुछ बातों को, अगेन ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है कि इतनी ही बातें हैं सुनने में, आप इसके अलावा भी कुछ जोड़ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहला तो यह है कि हम खाली रह करके, शांत रह करके सुन पाए। क्योंकि जितना पानी शांत होता है, सतह शांत होती है, उतना ही अच्छा उस पर प्रतिबिंब बनता है चांद का या किसी का भी। तो हम खाली होकर के, शांत होकर के सुन रहे सामने वाले को, तब तो कुछ पकड़ में आएगा, तब तो कुछ जाएगा अंदर, है ना। हम उसको सुनते वक्त इतना कुछ अपने में चलाते रहते हैं, इतना कुछ चलाते रहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं वो हम सुन ही नहीं पाते। और हमको लगता है कि ये सिर्फ हम ही को पता पड़ता है, ऐसा नहीं है, वो सामने वाले को भी पता पड़ जाता है, आपको भी पता पड़ जाता है। यदि आप मुझसे बात कर रहे हो और उस टाइम में बहुत कुछ और सोच रहा हूँ, अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना, आपको पता पड़ जाता है कि ये ठीक से सुन नहीं रहे, है ना। तो ये सामने वाले व्यक्ति को भी पता पड़ जाता है कि मुझे ठीक से सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा। और जिसकी हमने कल बहुत प्रैक्टिस भी करके देखी कि कितना फ़र्क पड़ता है शांत होकर के सुनने से। और जो हम सबको लगभग वो अनुभव हुआ कि इससे सिर्फ सुनाने वाले को तृप्ति नहीं मिलती, सुनने वाले को भी तृप्ति मिलती है। किसी को आप ठीक से सुन पाए ना, उसकी भी तृप्ति होती है, उसका भी एक सुख होता है कि हम ठीक से शांत रह करके खाली मन से सुन पाए।
दूसरा है कि अगले को शेयर करने का स्पेस दे पाना। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होगा ही कि जब भी घर जा कर के शुरू करेंगे बात करना, सामने वाले बात ही नहीं करना चाहेंगे उस बारे में। ये होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि पहले जब भी उन्होंने शेयर कर रखा होगा, हमने इतने जजमेंट करे होंगे, इतना ब्लेम किया होगा, इतनी सारी बातें करी होगी कि अब वो शेयर करने से डरते हैं। आपके पास वो सेफ स्पेस नहीं दिखता उनको कि यहाँ मैं शेयर कर सकूँ, है ना। कई बार आपको दिखता होगा कि आप ही के घर के व्यक्ति आपसे नहीं बताते, किसी और को बता देते हैं, वही बात है ना। फिर हम एक और शिकायत जोड़ देते हैं कि मुझसे क्यों नहीं कहा, उनसे क्यों कहा, उनके आगे तो सब बता देते हो, मुझे क्यों नहीं बताते कुछ। बताना तो चाहता ही है हर आदमी, हमको सुनना नहीं आया अभी तक, है ना। जैसे ही वो बात शुरू करे हम ब्लेम कर दिए, जैसे ही उन्होंने बात शुरू करी हमने जजमेंट करना शुरू कर दिया, हमने उनको जज करना शुरू कर दिया, सलाह देना शुरू कर दिया। तो उनको वो स्पेस ही नहीं दिया हमने अभी तक कि वो अपनी बात को कर पाए एकदम सुरक्षित ढंग से। मतलब मैं तो इस बात को कई जगहों पर देखता हूँ कि यदि आपको ये आश्वस्ति ना हो ना मेरे प्रति कि मेरी ये शेयरिंग के बाद भी मेरा आपके प्रति भाव वैसा ही रहेगा, आप नहीं करेंगे शेयर। तो आपको लगे कि वंदन का मेरे प्रति भाव अभी अच्छा है, बट मेरी शेयरिंग के बाद पता नहीं उसका भाव वैसा ही रहेगा कि बदल जाएगा, आप नहीं करेंगे शेयर मेरे साथ। क्यों रिस्क ले भाई। बट जब आपको आश्वस्ति हो जाती है ये कि मेरी शेयरिंग के बाद भी इसका भाव तो वैसा ही रहेगा, आप खुल के शेयर कर देंगे, है ना। तो वो सेफ स्पेस तब मिलता है जब सामने वाले को ये इंश्योर हो जाता है कि मुझे जज नहीं किया जाएगा, मुझे ब्लेम नहीं किया जाएगा, शेयरिंग के बाद भी मेरे प्रति भाव वैसा का वैसा ही बना रहेगा। यदि ये इंश्योरेंस मिलता है कि भाव वैसा का वैसा बना रहेगा तो शेयर करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। बट हम बात सुनते ही जो भाव बदल लेते हैं उससे फिर वो स्पेस नहीं मिलता, सामने वाले को सेफ स्पेस नहीं मिलता कि जहाँ वो अपनी बात को अच्छे से रख पाए। उसके बाद देखेंगे तो एक मुद्दा होता है कि हम पूर्ण रूप से वहाँ उपस्थित हो। पूर्ण रूप से उपस्थित होने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया कि बैठे भी यहाँ हैं, आंखें भी यहाँ है, कान भी खुले हैं, बट यहाँ हैं नहीं, है ना। टेक ऑफ कर गए कहीं पे, घर हो आए होंगे या कहीं और हो आए होंगे, ऑफिस में हो आए होंगे। तो सामने वाले को पूछेंगे कैसे पता पड़ता है, मुझे नहीं पता, बट पता पड़ जाता है, ये पता है। सामने वाले को पता पड़ जाता है कि आप पूरा उसी को सुन रहे हैं या कहीं चले गए। आपको भी पता पड़ जाता है। ये किसी से बात करते करते आपको ये पता चल जाता है कि ये यहीं बैठ के यहीं ध्यान रख के सुन रहे हैं या कहीं और चले गए। चलता है पता कि नहीं चलता? चल जाता है, सामने वाले को भी पता चलता है। तो हम पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को सुन रहे हो, है ना। इनफैक्ट आप देखिए ना, आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण शेयरिंग कर रहे हैं, अपनी कुछ बात है दिल की जो बता रहे हैं, आपको फ़ोन में कुछ ऐसी आवाज़ें आ जाए जिससे आपको पता पड़े कि वो कुछ और भी काम कर रहे हैं, है ना, और काम करते करते हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप उतने दिल से बात करते कि थोड़ा कम हो जाता है? कम हो जाता है ना। आप तो पूछ लेते हैं कि सर अभी बात करें या फिर बाद में कर ले, आपको कोई और काम हो तो बाद में बात कर लेंगे। क्यों होता है? क्योंकि हमको पता पड़ जाता है कि ये पूरा ध्यान मुझे नहीं दे रहे, आधा ध्यान कहीं और है, तो हम नहीं शेयर करना चाहते। तो ऐसा दूसरे के साथ भी होता है, जब उसको पता पड़ता है कि भाई हम पूरा ध्यान उस पर नहीं दे रहे, पूर्ण रूप से उसके सामने उपस्थित नहीं है, वो नहीं शेयर करेगा या आधा अधूरा शेयर करेगा, है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि हम पूरे रूप से उसके साथ उपस्थित हो, वहीं पर हो हम। मुद्रा, भाव, भंगिमा में स्नेह और करुणा का होना, मतलब हमारा जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी गेस्चर है, उसमें वो भी वो भाव व्यक्त होता हो कि हम उसके स्नेह से सुन रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। स्पंज की तरह सुनना, ना कि दीवार की तरह का मुद्दा यही है कि हम जो भी कहा जा रहा है पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दीवार के जैसा नहीं है कि जितना भी पानी फेंक के मारो सब गिर जा रहा है ना। हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। आई कांटेक्ट बना रहे, जेंटल, ना कि एकदम तीर जैसा। ये सब चीज़ें ना, आई कांटेक्ट कैसा रहेगा, जेंटल रहेगा कि तीर जैसा रहेगा, ये बहुत तय नहीं करा जा सकता। वो डिसाइड हो जाता है हमारा भाव कैसा है उससे।
मैं ठीक भाव से आपके साथ देख रहा हूँ ना, तो आपको पता पड़ जाता है कि ये जेंटल आई कांटेक्ट है। मैं आपको सुनते सुनते ब्लेम करने लगता हूँ ना अंदर ही अंदर, सामने वाले को पता पड़ जाता है कि आई कांटेक्ट जेंटल नहीं है। ये सारी ब्यूटी है अपनी, ना, पता पड़ जाता है ये। और ये बात जो मैं बार बार कहते रहता हूँ, जो मैं अपने लिए भी ध्यान रखता हूँ, कि संवाद जो है वो समझाने से शुरू नहीं होता है, समझने से शुरू होता है। दूसरे को समझा लेना है, वहाँ से संवाद शुरू नहीं होता है। उसको समझना है, उसकी बात को समझना है, उसकी फीलिंग को, उसकी नीड को समझना है, वहाँ से संवाद शुरू होता है। अभी होता यह है कि सामने वाले ने 2 स्टेटमेंट नहीं बोले, हम मन में स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं कि जब मेरी बारी आएगी तो मुझे क्या समझाना है इसको, है ना। ये सब मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है? अभी वो 2-3 वाक्य ही बोले, हमारे अंदर पूरी योजना बनने लगती है कि मेरी बारी आएगी तो मैं क्या समझाऊंगा। इंतजार ही कर रहे होते हैं कि कब बारी आए। जब समझने के लिए सुन रहे तो ऐसे विचार नहीं चलेंगे, समझने के लिए सुन रहे तो ये विचार चलेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझे, उनकी नीड को समझे, उनकी फीलिंग को समझे। और फिर जो हमको उस भाव के तहत कहना है वो अपने में उभर आता है, नेचुरली आ जाता है वो। उसकी बहुत योजना नहीं बनानी होती है। और लास्ट बात इसमें देखेंगे तो ये है कि जब हमने सुन लिया सामने वाले को, एक बार के लिए कंफर्म कर लिया जाए कि आपकी ये ज़रूरत है ना, ये फीलिंग है ना, किसी भी तरह से, अपनी भाषा में, अपने तरीके से, बट उसको कंफर्म कर लिया जाए। कंफर्म करने से ये होता है कि हमको भी एश्योर हो जाता है, सामने वाले को भी एश्योर हो जाता है कि बात पहुंच गई, है ना। यदि आपको लगता है कि सामने वाला एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहता है तो 2 बातें हो सकती है। या तो ये कि यही बात है, उतना ही कहना चाह रहा है, हो गया, या तो ये कि उसको अभी भी लग रहा है कि हम नहीं समझे, इसलिए बार बार वही कहे जा रहा है। ये सारी बारीकियां है, ये लिस्ट रट्टा मारने से नहीं चल जाएगा, है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ये चीज़ें अपने में आ जाएगी तो अपने स्वभाव में आ जाएगी ये कि अब सुनना ऐसा ही होगा हमारा, है ना। स्वभाव में आने का मतलब ये है कि आप कितने भी बिजी हो, कितने भी जल्दी में हो, कितने भी हड़बड़ी में हो, अपना मोबाइल यहाँ से तो छोड़ के नहीं जाते ना, कि जाते हैं कभी ऐसे मोबाइल छोड़ के चले गए, ऐसा होता है कभी? कितनी भी जल्दी में हो, घर में आग भी लगी हो तो भी मोबाइल यहाँ से छोड़ के नहीं जाते, कहीं रख के ही जाएंगे, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो काम करता है। ये हमारे स्वभाव में, हमारी समझ में आ गया है। तो कितने भी हड़बड़ी में होंगे, यहाँ से छोड़ के नहीं चले जाएंगे, रख के जाएंगे कहीं। इसको कहते हैं कि कुछ भी होगा मैं उसी तरह से चलूँगा तो मैं समझ गया, मेरे स्वभाव में आ गया। मुझे सुनना आ गया का मतलब यह है कि कोई भी सिचुएशन हो, नींद से जगा के भी कोई मुझे कुछ कह ले, मैं ऐसे ही सुनूंगा, तो मतलब अब जीने में आ गया, स्वभाव में आ गया, ये स्वभाव बन गया। उससे पहले अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर करके, है ना, कोशिश कर रहे हैं किस तरह से सुन पाए। और अभी कोशिश ही कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करके चला जाए कि अभी कोशिश कर रहे हैं, चूक हो जाएगी कभी। उसी लिस्ट को थोड़ा इसमें आगे बढ़ाया है कि बीच बीच में ज़्यादा अनावश्यक सवाल पूछते रहना। जैसे किन्हीं के साथ ट्रेन में कोई घटना बनी हो और वो अपने बात बता रहे हो कि मेरे साथ तो ट्रेन में ऐसा हुआ था, हम पूछते कहाँ से चढ़े थे ट्रेन में कौन सी ट्रेन थी, क्या करना है भाई ये जान के, ज़रूरत क्या है इस पूछने की। वो जो कह रहे हैं उसको सुन लिया जाए। अनावश्यक सवाल पूछने से वो डिस्टर्ब होते हैं, जो फ्लो बनना है वो बनता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। बीच में अपनी कहानी सुनाने लग जाना, पता है मेरे साथ तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ था, यहाँ से शुरू कर लेना। तो उनको लगता है कि मेरे साथ जो हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे टॉपिक पर चर्चा शुरू कर देना। जैसे वो अपना ट्रेन का कुछ किस्सा बता रहे हैं, हम कहे पता है पटरियों के बीच की गैप कितनी होती है। क्या मतलब है भाई इस बात का। और ये सब होता है हमारे, अभी देखे ना, अंदर इतना कुछ चलते रहता है, हम ठीक से नहीं सुन पाते। कहीं यहाँ चले जाते हैं, कहीं वहाँ चले जाते हैं, कहीं यहाँ चले जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, और ये भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जब तक अगला पूछ नहीं रहा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर वही कहता हूँ, आप कब सुनते हैं सलाह? आपने पूछी हो और सामने वाले ने बताई हो तब, या बिन मांगे दे दी हो तब? जब उन्होंने पूछी हो सलाह और आपने दी, किसी ने दी हो सलाह, तभी तो हम सलाह को सुनते हैं। अन्यथा सलाह देने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। जैसे भैया बता रहे थे कि जैसे हमारे घर पे किसी का अवसान हो जाए तो पड़ोसी आके गीता का उपदेश दे जाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये तो छूटना ही था, इसमें क्या शोक करना। उनके घर जब कोई मरता है तो वो भी रोते हैं, फिर हम सलाह देने जाते हैं, है ना। तो ये जब तक वो पूछ नहीं रहे, जब तक वो जगह नहीं बनी है, तब तक ये सलाह शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। और वो डिस्कनेक्शन फील कराता है सामने वाले को। मुझे पता है कह के बीच में रोक देना या उनकी समस्याओं को नकार देना कि ये तो कुछ नहीं है, इसमें क्या दुखी होना, ये सारी बातें हैं जो गैप क्रिएट करती है हमारे बीच। ये वो सारे उसके उदाहरण है कि ठीक से सुनने का मतलब क्या नहीं है, मतलब क्या क्या कर रहे हैं तो हम ठीक से सुन नहीं रहे, उसका ये सारा विवरण है, जिसको कल भी हमने देखा भी था, प्रैक्टिस करके भी देख लिया था, है ना। तो उसको मैं बहुत फैला नहीं रहा। ठीक से सुनने का परिणाम क्या आता है जब हम इस तरह से सुन लेते हैं? तो ये उसकी कुछ बातें हैं, कुछ इंडिकेशन भी कह सकते हैं कि हमको पता कब पड़े कि हमने ठीक से सुन लिया है। तो इसके कुछ इंडिकेशन है। और मैं फिर कहूँ कि ये जो भी लिस्ट बनाई है, ये कोई फुल एंड फाइनल लिस्ट है ऐसा नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिसको हम और प्रैक्टिस करके अपना भी कुछ इसमें ध्यान में आए तो देख ही सकते हैं। तो वो हल्का महसूस करने लगता है। ये दिखता है हमको बात करते ही कि जहाँ से उन्होंने जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस टोन से बात शुरू की थी और अब जिस तरह से वो बात को कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें जो बदलाव हो गया है, जो हल्कापन आ गया है, वो दिख जाता है ना। वो अपनी बात को एकदम सहजता से कह रहे हैं। ये सारा लिस्ट को देखेंगे तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ऐसा बहुत है नहीं जिसको समझाने की ज़रूरत हो, है ना। तो ये सटीकता से सुनने का परिणाम है। तो मेनली देखेंगे तो हमने ये कहा अभी तक, जो भी मैंने समरी करी उस समरी की भी समरी कर देता हूँ। तो एक तो ये कहा कि मूल मुद्दा तो अभ्यास का है कि मैं मूलभूत वास्तविकताओं पर ध्यान बनाए रख पाऊँ। क्योंकि ये टूल ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वही गलतियाँ करता रहूँ, भाव बिगाड़ता रहूँ और अच्छा बोल के जी लूँ सबके साथ। जो वास्तविकताओं को देखने का अभ्यास करना है वो तो करना ही है। उसके साथ देखेंगे तो दूसरा ये है कि जब भी बात करने जाते हैं सही भाव के साथ, तो कैसे बात को सुनेंगे, कैसे बात को करेंगे। तो फीलिंग और नीड पर फोकस बनाए रख करके सुनेंगे, उसी को बोलेंगे। उसी के साथ में कुछ बातें कही थी कि जब हम अपने में परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुराने घाव है, घटनाएं हैं, तो सेल्फ एम्पैथी एक एक्सरसाइज है जिसको हमने करके देखा था, उसको कर सकते हैं। दूसरे के साथ जब भी बात कर रहे हैं, जब वो पीड़ा में है तो कैसे सुने, उस पर कुछ बातें हमने करी। तो इतनी बातें समरी के रूप में मुझे बतानी थी। आगे भैया कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी बात यहाँ पूरी होती। धन्यवाद, नमस्ते। बढ़िया। तो हम पिछले दिनों जितनी बात किए थे उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करने के पहले मैं 2 मिनट का समय लेकर के ये चाहूँगा कि इस समय अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करने का काम शुरू करें। ये अपनी फीलिंग के कांटेक्ट में होना, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बात के कांटेक्ट में होना, संपर्क में होना, ये महत्वपूर्ण है। हम क्या विचार कर रहे हैं ये तो हम देख लेते हैं, बहुत बार अंदर ध्यान ले जाते हैं तो विचार क्या चल रहा है उसको तो हम देख पाते हैं। लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि सहजता की स्थिति होगी अपने में, तभी वो सहज भाव होंगे, वही सहज विचार का आधार बनेंगे। भाव असहज बना हुआ है तो विचार तो असहजता का ही सारा चलेगा, बदले का ही चलेगा, रिएक्शन का ही चलेगा, दूसरों से उलझने का ही चलेगा। तो हमको 3 बेसिक चीज़ अभी हम ऑब्जर्व करेंगे 2 मिनट का समय लेके बस। पहला ये कि भाव क्या महसूस हो रहा है।
दूसरा ये कि कौन सी जरूरतें मेरी पूरी नहीं हो रही हैं जिसके कारण ये भाव बन रहा है। तो अंदर बेचैनी है तो भी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही, अंदर प्रसन्नता है तो कौन सी जरूरत पूरी हो रही। और ध्यान से देखेंगे तो जब हम अपनी भाव के लिए अपनी जरूरतों को जिम्मेदार रूप में पहचान पाते हैं तो दूसरे से सारी शिकायत खत्म हो जाती है। तुमने ऐसा बोला, ठीक है, इसलिए मुझे दुख हुआ, ये नहीं होता। मेरी सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे दुख हुआ, मेरी सहयोग की जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे दुख हुआ। इस एक सिद्धांत को भी अगर ठीक से पकड़ लेंगे ना तो दूसरे से शिकायत खत्म हो जाती है। ये सारी शिकायत इसलिए है कि हमको लगता है मेरी इस समस्या के कारण तुम हो, और जैसे ही ऐसा सोचना शुरू किए सारा विचार आप में उलझ के रह जाता है। दो में से एक तरह से, या तो कैसे आपसे दबाव डाल के पूरा करवाएं या कैसे आपको कचरा और नकारा बताएं। ये दो में से कुछ भी करिए, अगला कंफर्टेबल नहीं होगा। दबाव डाल के मैं आपसे कुछ कराऊं तब भी, और आपको कचरा नकारा बताऊं तब तो और करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। तो जो हमारा बेसिक नीड है कि वो पूरा हो, उससे ध्यान डाइवर्ट हो करके दूसरे से उलझने में चला जाता है। हम यही भूल जाते हैं कि मेरा मूल मुद्दा तो मेरी कुछ जरूरतों का पूरा होना है। उसकी जगह एजेंडा बन जाता है कि इससे जबरदस्ती करवाना है या इससे उलझना है या इसको बेकार बताना है। ये बिंदु समझ में आ रहा? कोई भी प्रश्न हो इस बात पर, नॉर्मल हम ओपन नहीं कर रहे। दूसरा माइक कहाँ है? बंद है। इस बात पर कोई भी प्रश्न हो तो बता सकते कि मैं जो भी अभी महसूस कर रहा हूं इसका मूल कारण मेरी किसी जरूरत का पूरा होना या नहीं होना है। इस रूप में मेरी ही जरूरतों का पूरा होना या नहीं होना मेरे भाव के ठीक या खराब होने का मूल कारण होता है, दूसरा कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। वो माचिस हो सकता है, बारूद नहीं है। और अगर आप आग लगने के कारण में माचिस और बारूद दोनों को भी पहचानते हैं तो भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपके हाथ में क्या है? दूसरा माचिस ना लगाए ये आपके हाथ में है, या आप बारूद अपने बैग में भर के ना चलें ये आपके हाथ में है। ये समझ में आता कि कारण में अगर दोनों को भी पहचान लें, यहाँ का बारूद और बाहर का माचिस दोनों कारण है, तो मेरे हाथ में क्या है? दूसरे लोग माचिस लेके ना चलें, वो ना जलाएं, ये मेरे हाथ में है, या मैं बारूद की जगह पानी भर के चलूं, ये मेरे हाथ में। पकड़ में आता? तो सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो सॉल्यूशन यहाँ खड़ा है। सॉल्यूशन इस जगह पे नहीं है कि बाकी सब लोगों के हाथ से माचिस छीना जाए। कौन देने को तैयार है? तो ये 800 करोड़ लोग ठीक बोलना और ठीक जीना, ठीक करना जब सीखेंगे तब सीखेंगे जी। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है जो कुछ भी हमारे पास बाहर से आता है, मैं वो सबको फिल्टर करके अपने में ग्रहण करूं। ये मैं आज भी कर सकता हूं। 800 करोड़ लोगों के बोलने ठीक होने में हो सकता है 100 साल, 50 साल, 25 साल का समय लग जाए, प्रोग्राम बनाए ठीक से तब भी। और वो भी तब हो सकता है जब मेरा खुद का बोलना ठीक हुआ हो। मेरा ही बोलना ठीक नहीं है तो आपको क्या ठीक सिखाएंगे? और मेरा बोलना तभी ठीक हो सकता है जब मेरा सुनना ठीक हुआ हो,
नहीं तो आपकी किसी बात से हम रिएक्टिव हो जाते और हम एक अलग ही टोन में चले जाते। ये बात पकड़ में आई? तो अपने ऑब्जर्वेशन में हम हर बार ये बात देखते हैं कि हम अपनी फीलिंग के, अपनी भावनाओं के संपर्क में होते हैं कि इस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रही हूँ। तो ध्यान दूसरे पर जाने का बात ही नहीं है। तुमने गाली दे दिया का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है मेरी सम्मान की जरूरत, मेरी सहयोग की जरूरत, मेरी संवाद की जरूरत। कल का एक्सरसाइज सुनने का हम इसलिए भी कर रहे थे कि कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये जो मेरी संवाद की जरूरत है, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं मेरी तुमसे ही संवाद की जरूरत है। हो सकता है मेरी गलती है। तो ये दिखता है कि अपनी भावनाओं का मूल कारण जब हम अपने को पहचानते हैं तो सारी शिकायत दूसरे से खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर हम आराम से दूसरे को कुछ ध्यान दिलाने का काम करना भी होगा तो कर सकते हैं। और अपनी ज़रूरतों के कांटेक्ट में जब हम आते हैं ना कि सम्मान की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, संवाद की ज़रूरत है, इसको इस जगह पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन की ज़रूरत है, इस जगह पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है कि तुम ही से भोजन की ज़रूरत, तुम ही से संवाद की ज़रूरत, क्योंकि वो फिर एक स्ट्रेटजी है, तरीका है। आप घर में भोजन नहीं बना रहे तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ही बना के ले लूं क्योंकि मेरी ज़रूरत भोजन की है। हो सकता है बाहर से किसी बनाने वाले को बुला लें, हो सकता है कहीं जा कर के खाना खा लें, हो सकता है खाना मंगवा लें हम। ऐसे दसियों तरीके निकल के आ सकते हैं अगर हम अपनी ज़रूरत पर केंद्रित हैं तो। अगर हम ज़रूरत पर केंद्रित होने के बदले दूसरे से उलझने चले जाते हैं तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता। तो इतनी बात पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। नमस्ते। आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत वंदन भैया से शुरू हुई, काफ़ी अनुभव के साथ में हम गुजर रहे हैं और शानदार अपग्रेडेशन मिल रहा है। एक प्रश्न आया है इसी बिंदु से ना, इसी बिंदु से नहीं, जनरल प्रश्न भी नहीं लेंगे। अभी 2 मिनट का हमको एक एक्सरसाइज कराना है, फिर इस पर अगर आपका निवेदन हो तो फिर बाकी प्रश्नों पे मैं आना चाहता हूँ। ये जो बैकग्राउंड में दे रहा हूँ ये इस एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ कि 2 मिनट रुक करके अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। फिर जो भी महसूस कर रहा हूँ उसको इस बात से कनेक्ट करके देखें कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है जिसके कारण मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और जितनी बार भी विचार बाहर किसी दूसरे पर जाए, हम हर बार उसको लौटा करके अपने ऊपर लाएं कि मेरी ये ज़रूरत है जिसके पूरा नहीं होने से मैं ऐसा बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। अपनी ज़रूरत पर लौटा के हर बार लाया जाए। पकड़ में आया? एक्सरसाइज पकड़ में आया? क्या करना है? प्रश्नों पर आते हैं भैया। हमको 2 मिनट प्लीज़ दे दीजिए ताकि एक्सरसाइज पूरा कर लें फिर आएँ। ठीक है, थैंक यू। तो एक बार 2 मिनट के लिए
अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कॉपी किताब सब नीचे रख लेंगे तो आपके लिए सहयोग रहेगा। और बस 2 मिनट के लिए अपने अंदर ये ऑब्जर्व करना शुरू करें। आंखें खुली भी रख सकते हैं, बाद में तो आपको खुली आंखों से भी इसको करना है, लेकिन अभी बंद से करने से शुरू करना बेहतर इसलिए है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं बाहर की चीज़ों को देख करके, और अपनी भावनाओं को देखने के लिए आंखें अनिवार्य तो है नहीं। तो पहले बंद करके देख लेते हैं, बाद में तो खुले से देखने का अभ्यास करना ज़्यादा ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। भावनाओं को देखना है, ज़रूरतों को पहचानना है। जब भी ध्यान दूसरे पर जाए, लौटा के अपने पर लाना है कि मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। थैंक यू। वापस आ सकते हम लोग। अगर आप सकारात्मक भाव महसूस कर रहे हैं तो सकारात्मक भाव और अपनी ज़रूरत दोनों के संपर्क में बने रह सकते हैं, और अगर आप नकारात्मक भाव महसूस कर रहे हैं तो ज़रूरत के संपर्क में बने रहना प्रमुख हो जाता है, ताकि उन ज़रूरतों को पूरा करने के और उपायों पर हम सोचने का काम कर सकें। तो सकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो भावना और ज़रूरत दोनों पर फोकस रह सकते हैं। नकारात्मक महसूस हो रहा है तो ध्यान के एक बड़े हिस्से को अपनी ज़रूरतों पर फोकस करके लाने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा विचार उन ज़रूरतों को पूरा करने के और उपायों पर, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर सोचने का काम कर सके। इतने को लेकर के कोई प्रश्न हो एक बार तो पहले मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर नायक जी प्रश्न शुरू कर सकते। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। एक बार माइक दे दीजिएगा प्लीज़। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने एक्टिविटी करवाई थी, उसके संबंध में एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं जो भाव आ रहे हैं उसमें बात कर सकते हैं क्या? 1-2 लाइन में बताइए। जी, अभी मैंने जो आंखें बंद करके जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे आवश्यकता और मेरे भाव, उनको दोनों को मैं मतलब उनको नाम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं नाम नहीं दे पा रहे हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। जो सीट है उसको सामने खोल करके रख करके देखिएगा, धीरे धीरे कोई ना कोई शब्द उसमें से मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। दीदी भैया, अगर दोनों तरह की फीलिंग्स आ रही है, मतलब नकारात्मक भी लग रहा है और सकारात्मक भी लग रहा है, वो डिफाइन करूं क्या? नहीं, मैंने पकड़ लिया। ओके। इसका मतलब इतना ही होता है कि हमारी 2-3 ज़रूरतें हैं, जिसमें से कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी 2-3 ज़रूरतें हैं, कुछ पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है। अगर सकारात्मक भाव ज़्यादा दिखे तो इसका मतलब होता है या तो ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या हायर प्रायोरिटी की ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़्यादा सकारात्मक हो तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या हायर प्रायोरिटी की ज़रूरत पूरी हो रही है। और अगर नकारात्मक ओवर पावर कर रहा हो तो इसका मतलब होता है कि कम ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ज़्यादातर पूरी नहीं हो रही हैं, या हायर प्रायोरिटी की नीड पूरी नहीं हो रही है। पकड़ में आई बात? थैंक यू। माइक दे दीजिएगा जरा। इसमें मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 2 तरीके के भाव आए जो दोनों अलग अलग घटनाओं से
रिलेटेड भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि तो दोनों अलग अलग घटनाओं को पीछे ले जाके देखेंगे तो दो तरह की ज़रूरतें दिखाई देंगी। बिल्कुल तो जिस समय जिस ज़रूरत पर ध्यान है उस समय उसके हिसाब से भाव है। तो क्रम में देखेंगे तो अभी मुझे इस ज़रूरत पर ध्यान है, वो पूरा हो रहा है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगले 2 सेकंड में मेरा ध्यान इस दूसरी ज़रूरत पर चला गया, वो पूरा नहीं हो रहा है तो मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। आपने जब बोला कि क्या ज़रूरत अभी प्रेजेंट में चल रही है, तो मेरी ज़रूरत लग रही थी कि मेरा गला बैठ रहा है थोड़ा, तो मेरे को लग रहा था कि मैं गर्म पानी लेने चला जाऊँ यहाँ से उठ के। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पे सेशन छूट जाएगा उसको मेरे को प्रायोरिटी देना है, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ, इसी यही लग रहा था। बिल्कुल, तो उस तरह से देखिएगा तो यहाँ सुन करके समझने की एक नीड है और गला ठीक होने के अर्थ में स्वास्थ्य की एक नीड है। आपका यहाँ बैठना इस बात को बता रहा है कि समझने की नीड अभी प्रायोरिटी में ज़्यादा है या इंटेंसिटी में ज़्यादा है। अगर आप उठ के जाते हैं तो उससे हमको इतना ही पता चलेगा कि आपकी जो स्वास्थ्य की नीड है वो हायर प्रायोरिटी में आ गई है। हो ही जाता ना, खांसी किन्हीं को आ रही थी, गला किसी को ज़्यादा वो हो जाए तो आप जाओगे ही उठ के पानी पीने। लेकिन जब आप पानी पीने उठ के जाते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप हमको समझना नहीं चाहते, हमको ऐसा नहीं लगता कि आप सुनना नहीं चाहते, हमको ऐसा नहीं लगता कि आपको तो समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको इतना ही दिखाई देता है कि वो प्रायोरिटी में नीचे आ गया है। ठीक है, दोनों कारण से आ सकता है। सामान्य रूप से हमारी प्रायोरिटी में नीचे हो इसलिए भी कई बार इंटेंसिटी बढ़ जाती है दूसरे की तात्कालिक रूप से, खास करके स्वास्थ्य जैसी चीज़ों में। आपकी कितनी भी समझने की प्रायोरिटी हो, 3 घंटे लगातार बैठना हो तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटी हो सकता है भोजन की बनी जाए, नेचुरल कॉल्स की बन ही जाए, दर्द हो रहा है थोड़ा खड़ा होने का बन ही जाएगा। कितनी भी आपकी प्रायोरिटी में हो समझना, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो होता है नहीं अभी तो यही करेंगे, आपको बाद में सुन लेंगे। थैंक यू। भैया जब आपने स्टार्ट करवाया एक्टिविटी तो मेरी नीड थी शांति और सरलता का फीलिंग आ रही थी अंदर से, सहजता सरलता। लेकिन जैसे आपका साउंड का डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर वो ध्यान चला गया, तो नेगेटिव फिर आने लगा और डिस्टर्बेंस लगा थोड़ा सा, और बाकी दोनों फीलिंग हुई। बढ़िया, ये होता ही है। धीरे धीरे सीखना यही होता है कि ये जो बाहर से घटनाएं आ रही हैं ये आती रहें और हमारी शांति बनी रहे। ये जो घटनाएं आ रही हैं, हो रही हैं, अभी तो कान से ही आया आपको, आँख खुला रहेगा तो आँख से भी आएगा बहुत सारा, और आँखें बहुत ज़्यादा लाती हैं कानों की तुलना में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाती हैं। तो ये दोनों को फिल्टर करके ही अंदर आने का स्पेस देना ज़रूरी है, तभी वो शांति बनी रहेगी, नहीं तो डिस्टरबेंस हो ही जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। 1-2 हैंड रेज और है, इसको पूरा करके 3। एक सप्ताह में जो ऑब्जर्व कर पाया वो चीज़ों को मैं अपने व्यवहार में ला रहा हूँ, लेकिन जो साथ में है मैं उन पे प्रैक्टिकल करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो आज भी वहीं पर है जहाँ से आए हैं। वो भाव नहीं देख पाया मैं, अगला नहीं देख पा रहा है, मैंने उनमें ऑब्जर्व कर पाया। हाँ ठीक है ना, अगले का अभी देखेंगे कि क्या किया जाए। एक बार के लिए पहले अपना फिक्स करते हैं। अभी बोलने पर थोड़ी बात करूँगा, तब उस पर बढ़ेगी। नमस्ते भैया, जैसा मैं कल से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपने आप से कनेक्ट हूँ, अपनी समस्याओं से कनेक्ट हूँ। तो जैसा होता है ना कि आपको समस्या का हल मिलेगा, तो डे बाय डे जैसे जैसे ये सेशन चलते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डे बाय डे जो मेरी आश्वस्ति है, जो मेरी आशा है कि मुझे समाधान प्राप्त होगा, ये प्रबल होती जा रही है। तो आज पॉजिटिविटी कुछ और ज़्यादा स्ट्रांग लगी, आश्वस्ति का भाव प्रबल हो रहा है कि हाँ, यहाँ समाधान मिलेगा, यहाँ से सीख कर। बढ़िया। थैंक यू दीदी।
भैया मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जो भी विचार चल रहा है उसके पीछे जो भाव है या तो वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, लेकिन भैया कभी मैंने सीधा अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करने के लिए कहा था, मैंने विचारों को देखने के लिए नहीं कहा था भैया। जी मैं समझ रही मैं हूँ। क्लैरिफाई कर दूं, इस समय मैं कैसा कमेंट आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरल क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। मैं विचारों को ढूंढ करके भाव ढूंढने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आप बस देखना शुरू करिए ना कि इस समय कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा प्लीज। जी कभी कभी भैया कुछ थॉट होते हैं, बस उनमें समझ में नहीं आता ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे कोई भी जस्ट लाइक राइटर की दृष्टि से तो मतलब उसमें हम ये फील नहीं कर पाते कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक, बस वो अब हम देखकर उसका एक चित्रण कर रहे होते हैं। तो भैया वो चीज़ क्या है? घटना को देखने की बात नहीं हो रही है, उस घटना को देखते समय, कल्पना करते समय अपने को महसूस करने की बात हो रही है कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं। तो चाहे आप टीवी की घटना देख रहे हो, चाहे पढ़ा हुआ कुछ याद कर रहे हो, आपकी कल्पना में चल रहा हो, हमको देखना यह है कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं कैसा महसूस कर रही हूं। वो सीधा देखने जाएंगे तो शुरू में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकता किसी को। जिनको शब्द पता नहीं चलते हैं वो लौट करके उस फीलिंग की लिस्ट को 1 बार 2 बार 3 बार देखना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई शब्द आपको उसके आसपास का मिलने लगेगा अपने को व्यक्त करने के लिए। तो विचारों को नहीं देखना है, सीधा ये देखना है कि हम महसूस क्या कर रहे हैं अभी। सामान्य भाषा में कहें तो कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। जैसे देखिए जो लोग पैर फैलाए हुए हैं, पैर मोड़ते हैं, ठीक है, या जो मोड़ रहे हैं वो फैला रहे हैं, जिनका मुड़ा हुआ था, अभी देखेंगे अपने को तो दिखेगा। एक समय पर अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा तो हमने पैर फैला लिया, एक समय पे फिर अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा तो हमने पैर मोड़ लिया। वो अनकंफर्टनेस दिखेगा आपको। हम उसका कारण ढूंढने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आपकी कोशिका में कहाँ क्या हो रहा है। ये बात पकड़ में आई? अगर उनको पकड़ में आ गया ना कि ये तो मेरी जरूरत नहीं थी, मैं फालतू बंधे हुए था, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सुनते हुए तो पकड़ में भी नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होना तो और बाद की बात है। अब नायक जी को सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू भैया 20 मिनट पेशेंस रखने के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरे 2 प्रश्न हैं, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ जी ताकि या रिपीट कर दूंगा। प्रश्न गंभीर है जी और इस पूरी एनवीसी के लिए हो सकता है सार्थक है मेरे अपने लिए। पहला प्रश्न है, मैं यह अपने में कैसे समझूं, मैं यह अपने में कैसे समझूं कि अगला मुझसे शुभ चाहता है। मुझसे कि मेरा? मुझसे, मेरा नहीं। मैं अपने में कैसे समझूं कि अगला मुझसे शुभ चाहता है। सुन लिया? डबल रिपीट? नहीं, जरूरत नहीं। फिर से कर दूं। और मैं यह अपने में यानी मेरे स्वयं में मैं यह कैसे समझूं कि अगला मुझसे शुभ चाहता है। मैं अपने में। पकड़ लिया। दूसरा प्रश्न है, मैं दूसरे को अपने में कैसे समझूं कि वह मेरा अशुभ नहीं चाहता है। दूसरे का उत्तर दे देता हूं। दूसरा मेरा अशुभ नहीं चाहता है, ये अपने में समझने का तो सबसे सरल उपाय है कि मैं दूसरे का अशुभ नहीं चाहता। अपना ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं तो मुझे ये दिखाई देता है कि मैं दूसरे का अशुभ नहीं चाहता हूँ। ये ऑब्जर्व किया मैंने। इसको सामान्य स्टेटमेंट देंगे तो ये होगा कि मानव अशुभ नहीं चाहता है। इसको सामान्य स्टेटमेंट देंगे तो होगा कि मानव अशुभ नहीं चाहता है। इसको फिर से विशेष स्टेटमेंट देंगे तो आप अशुभ नहीं चाहते हैं।
मैं कैसे समझूं कि दूसरा मेरा अशुभ नहीं चाहता है? मैं कैसे समझूं? वही बता ये रहा हूं। ठीक बात है कि दूसरा मेरा अशुभ नहीं चाहता, पर मैं कैसे समझूं? वही बता रहा हूँ। शायद मैं नहीं पहुंचा पाया अपनी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ और फिर देखते हैं पकड़ में आता कि नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं अपना ऑब्जर्वेशन करके ये देखता हूँ कि मैं दूसरों का अशुभ नहीं चाहता। ये ऑब्जर्वेशन देखा मैंने, और ये सब मैं ही समझ रहा हूँ, दूसरा तो कोई समझ ही नहीं रहा है अभी, तो मैं अपने में ही समझ रहा हूँ। पहली चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं दूसरे का अशुभ नहीं चाहता। इसको सामान्य में देखा तो मानव दूसरे का अशुभ नहीं चाहता है। इसको फिर विशेष में जाके देखा तो आप मेरा अशुभ नहीं चाहते। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने अपनी गौरी गाय को दूध देते देखा, वहां से सामान्य देखा कि गाय दूध देती है, वहां से सामान्य में फिर देखा कि ये श्यामा गाय दूध देती है, और ये तीनों मैं ही देख रहा हूं, मैं ही अपने में समझ रहा हूं। दूसरे का तो उत्तर ये है, अगर इस पर बात करना हो तो करेक्ट। सेकंड हो गया, थैंक यू। फर्स्ट वाला तो नहीं भी दिखाई दे तो चलेगा। नहीं भी दिखाई दे तो चलेगा। दूसरा मुझसे शुभ चाहता है, ये दूसरा नहीं भी चाहता होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं दूसरे का शुभ चाहता हूं। मतलब उस पर भी आ जाऊंगा मैं, बात उस पर भी हो सकती है, नहीं होगी ऐसा नहीं कहूंगा मैं कह रहा हूं दूसरा मुझसे शुभ चाहता है। आप नहीं भी नायक जी हमसे शुभ चाहते होंगे, मैं तो अपने में देख रहा हूं कि मैं नायक जी का शुभ चाहता हूं, मैं नायक जी का शुभ चाहता हूं, ये मैं बहुत क्लियरली देख रहा हूं। मैं ये कैसे समझूं कि आप मेरा शुभ चाहते हैं? हाँ, ये अपने में ये ठीक प्रश्न हुआ कि आप ये कैसे समझें कि श्याम मेरा शुभ चाहता है। That is the point. हाँ, पकड़ लिया ना। अब 3 काम आपको भी करना होगा। नायक जी को अपने अंदर ये देखना होगा कि मैं दूसरों का शुभ चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। ठीक है, और अभी मैं मान लेता हूं कि नायक जी ने देख लिया कि मैं दूसरों का शुभ चाहता हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं, नहीं तो फिर एक स्टेप और पीछे जाना होगा। तो नायक जी ने अपने में देख लिया कि मैं दूसरों का शुभ चाहता हूं, उसका जनरल स्टेटमेंट बनेगा मानव दूसरों का शुभ चाहता है। फिर उसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनेगा श्याम मेरा शुभ चाहता है। 3 स्टेप है उसका। विशेष में ऑब्जर्व करते हैं, सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, उस सामान्य निष्कर्ष को फिर विशेष में अप्लाई करते हैं। ऐसे ही तो हम घटनाओं से, हमने सेब को गिरते देखा, उस घटना से हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पकड़ा। एक बार वो गुरुत्वाकर्षण का नियम पकड़ में आ गया तो अब हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, चंद्रमा पे कुछ भेज दे रहे हैं, लैंडर उतार दे रहे हैं, क्योंकि नियम हमने उस एक घटना से पकड़ लिया। अब उसको अप्लाई किए जा रहे हैं दूसरी जगहों पर। प्लीज, तो इससे ये मुझ में सार आ रहा है कि अस्तित्व में शुभ के अलावा कोई किसी का अशुभ नहीं चाह रहा है। अगर अशुभ चाह रहा है तो वो गलती से, जो आपका मुख्य सेंटेंस, ना समझी बस अपनी जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में कर रहा है। यस, थैंक यू वेरी मच। अब भाई उसने अपने में ऑब्जर्व करके ये बात देखी नहीं कि मूलतः मैं दूसरों का शुभ चाहता हूं। उसने ये सामान्य स्टेटमेंट देखा नहीं कि मानव दूसरों का शुभ चाहता है, तो इसलिए वो विशेष में अप्लाई करके देख ही नहीं पाता है कि आप मेरा शुभ चाहते हैं। उसने अपना ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि मैं दूसरों का शुभ चाहता हूं। उसने उसको सामान्य में बदल के नहीं देखा है कि मानव दूसरों का शुभ चाहता है, इसलिए वो विशेष में बदल के देख ही नहीं पा रहा है कि आप मेरा शुभ चाहते हैं। इसका नाम नासमझी है। नासमझी का मतलब है इस प्रक्रिया से गुजर करके इस समझ को विकसित करने का काम नहीं किया है उसने।
तो अपना सारा प्रोग्राम ना समझी से समझदारी की ओर जाए। बिल्कुल। और फिर से मैं बता दूं, अभी जितने व्यवहार को ठीक करने की बात कर रहे हैं, व्यवहार के संदर्भ में जितनी समझदारी चाहिए उतने से व्यवहार ठीक हो जाएगा, व्यवसाय ठीक नहीं होगा। तो आप इस वर्कशॉप के बाद सोचेंगे कि आपका व्यवसाय ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा जी, क्योंकि उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर कुछ समझदारी पर बात करेंगे। फिर से अगर व्यवसाय भी ठीक करना होगा ना, तो कुछ समझदारी से उसको शुरू करेंगे। अभी उस आर्गुमेंट पर नहीं आते। अभी ये बात को पहचानना शुरू करें कि अगर हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा तो खेती करना आ जाएगा कि नहीं, गाय पालना आ जाएगा कि नहीं, कुर्सी बनाना आ जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ाइए। भैया वैसे तो मैंने नोट कर लिया कि भूल नहीं जाऊं। मैं अभी देख पाई कि मैं किसी घटना को लेकर परेशान थी, लेकिन मैं अपने भाव को देख पाई तो उसमें सकारात्मक भाव ज़्यादा देख पाई और नकारात्मक भाव कम देख पाई, और नकारात्मक भाव को भी सकारात्मकता की और बढ़ते देख पाई। तो फिर ऐसा क्या? बढ़िया। इसका मतलब है जब आपने दूसरों को ऑब्जर्व करना, घटनाओं को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो आपको घटना के सकारात्मक पक्ष दिखने शुरू हो गए, जो अभी तक सिर्फ नकारात्मक दिख रहे थे। तो जिस घटना को भी मैं देख रहा था और उसके सिर्फ नकारात्मक पक्ष हमको दिख रहे थे, अभी उसका सकारात्मक पहलू दिखने लगा। और हमेशा होता है, वही व्यक्ति एक समय आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोगी के रूप में दिखाई देता है, तो आँख का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है वो, ठीक है। वही व्यक्ति किसी दूसरी समय आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में बाधा हो रहा है, ठीक है, तो सब आँख का तारा गायब हो जाता है। फिर वो आँख का कचरा हो जाता है, ये कह रहे हैं। जरूरतों से जुड़ा हुआ है जी, जरूर। वही बच्चा किसी समय बहुत प्यारा लगता है, वही बच्चा अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ले या लड़के से शादी कर ले बिना आपके परमिशन के। कई घरों में देखिए बातें बिगड़ जाती हैं, लोग घर से ही बाहर निकाल देते हैं। 25-30 साल पहले तो मैंने छत्तीसगढ़ की एक घटना सुनी जिसमें पिताजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो पिताजी ने ये प्रण ले रखा था, जिनका बता रहा हूँ, कि भाई इतने दिनों में या तो बेटे को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। बेटा नहीं मिला तो खुद आत्महत्या कर ली। ठीक है, थैंक यू, बढ़िया। तो अब हम थोड़ा बोलने के आर्ट पर भी लौट आते हैं, कुछ बात उसके संदर्भ में कर लेते हैं, जो अपने पास हाफ एन आवर का टाइम है अभी ब्रेक के पहले। ऑब्जर्वेशन पर हाँ, थोड़ा सा समय दे देंगे ना, बोलने वाले उसको एक बार कर देता हूँ, फिर उसको कनेक्ट करके एक साथ कर देंगे, वो पूरे स्टेप कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है इसको भी थोड़ा, ज़्यादातर चीज़ें तो आप समझ ही गए हैं कि बोलने में भी वही फीलिंग और नीड बोलना है, वही ऑब्जर्वेशन बोलना है। जो थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी है वो कर देते हैं। एक मुख्य फाइन ट्यूनिंग ये है कि अगले को बराबरी के स्तर पर रख करके संवाद करने की जरूरत है। जाने अनजाने, चाहे वो आज के दिन आपका बच्चा उम्र में छोटा हो कि बराबर हो, ठीक, बच्चा है तो छोटा ही होगा, कि मित्र है कि बराबर हो, ये सबको बराबरी के स्तर पर रख करके संवाद करने की जरूरत है। कारण सिंपल है, आप उसको छोटा मान रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, वो अपने को छोटा मान रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। वो अगर अपने को बराबर देखना शुरू कर दिया है तो संवाद तो बराबरी की जगह से होगा। मैं आपको क्या मान के संवाद शुरू करूंगा, ये एक मुद्दा है। आप हमको क्या मानते हैं वो पहले पहचानना जरूरी है। तो अभी तो हमको सेफ जगह यही लगती है कि बराबरी के स्तर पर रख करके संवाद को किया जाए। उसी तरह से जब संवाद करने जाते हैं तो निर्णय के पहले चर्चा होना, अगले की राय को सुनना, ये जरूरी है।
और बताने के बदले पूछने से, जानने से जरूरी है। अगले की राय को सुनने का मतलब तो यही होता है ना, पूछना जरूरी है। बताने से ही शुरू किए तो इसका मतलब है तुम्हारी राय सेकेंडरी, मैं जो कह रहा हूं वो प्रमुख। तो ये बराबर के स्तर पे नहीं रखा हमने, नहीं रखा। और लास्ट बात ये कह रहा हूं कि चर्चा करते समय इस संभावना को खुला रखने की जरूरत है कि जिस तरीके को मैं अभी बता रहा हूं, तरीके ही लोग आज के दिन रखते हैं, स्ट्रेटजी को ही रखते हैं मुख्य रूप से, कि जिस तरीके को मैं कह रहा हूं वो गलत हो सकता है कहिए, या इससे बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। ये संभावना खुला रख के बात करेंगे तभी बात हो सकती है। अगर वो संभावना ही खत्म हो गई तो मुझे आपको सुनने में ही कोई रुचि नहीं रहती। हमको लगता है जो बोलेगा वो बकवासी है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। अगर हम इस संभावना को ही खुला नहीं रखते हैं कि आप कुछ बेहतर स्ट्रेटजी भी दे सकते हैं, तो हमको लगता है यार 10 मिनट खराब नहीं करो। वो खुला रहना जरूरी है। और बहुत बार आप देखेंगे आपका छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे क्रिएटिव तरीकों के साथ आ जाता है जो हम आप नहीं आ पाते। मैं अपना ही बताऊं, मैं पीपीटी बना रहा था, मुझे कंसर्न का हिंदी वर्ड नहीं दिख रहा था, ठीक। कल हमको दिख गया बढ़िया वर्ड परवाह, संबद्ध लिख रखा हूं भैया, पर वो अच्छा शब्द नहीं है। मैं वही मजबूरी बता रहा हूं अपनी कि मैंने बहुत उसका हिंदी ढूंढा, हमको संबद्ध दिखा पर वो नहीं है अच्छा वर्ड, मजबूरन लिख रखा था मैं। परवाह, फिक्र भी है, परवाह मिल गया ना हमको। मैं संभावनाओं के लिए खुला था। मैं कहूंगा नहीं, संबद्ध से बेहतर शब्द नहीं मिल सकता है कुछ, यार चुप रहो, 2 मिनट समय खराब नहीं करो वर्कशॉप का, ऐसा शुरू हो जाएगा। उस संभावनाओं के लिए खुला रहना जरूरी है। और जो जिस एरिया में काम कर रहा होता है उसमें बहुत सारे बेहतर क्रिएटिव सॉल्यूशन के साथ आ ही जाता है। कैसे बात बढ़ेगी? हिंदी, वही तो कह रहा हूं, परवाह। परवाह बहुत अच्छा शब्द है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। गूगल में दिया है वही, ये परवाह में चिंता नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी तरह से, दुख नहीं है, परवाह है, दुख नहीं है, दुख नहीं है। ये अप्रोच समझ में आया कि बराबरी के स्तर पर संवाद का क्या मतलब है। निर्णय के पहले चर्चा है, चर्चा में भी अगले की राय को सुनना है, जिसको कहा बताने के बदले पूछना। और मुझसे बेहतर स्ट्रेटजी भी निकल सकती है, अगला दे सकता है, जो मैं सोच के बैठा हूं उससे बेहतर। ये संभावना के साथ खुला रहना। और बहुत बार देखेंगे चर्चा करते करते हमारी स्ट्रेटजी बेहतर होने लगती है। हो सकता है आपने भी उस स्ट्रेटजी से नहीं शुरू किया हो, हमने भी उस स्ट्रेटजी से नहीं शुरू किया हो, लेकिन नीड को पूरा करने के उपाय पर जब हम मिल करके आइटरेट करते जाते हैं ना, तो 2-3 आइटरेशन में वो 2-3 बार वो लूप चलता है, तो हम कुछ बेहतर ही सॉल्यूशन के साथ निकल के आ जाते हैं जो हम दोनों ने पहले नहीं सोचा था। तो एक थर्ड अप्रोच निकल के आता है। अभी क्या करते हैं कि हम स्ट्रेटजी पर हम खूंटा गाड़ लेते हैं, अगला अपनी स्ट्रेटजी पर खूंटा गाड़ लेता है, और ऐसे टकराते रहते हैं। होना क्या बनता है, मैं अपनी नीड को पहचान सकूं, अगले की नीड को भी पहचान सकूं, उस पर सहमति बन जाए, तो हम दोनों मिल करके हमारी नीड को पूरा करने पर बात करें। अब वो मेरी और तुम्हारी नीड नहीं है, अब वो परिवार के रूप में, संस्था के रूप में, समूह के रूप में, 2 मित्रों के रूप में हमारी नीड है, जिसको हम साथ मिलकर पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो पार्टी नहीं है अब हम, ये विन और लूज का गेम नहीं है अब ये विन विन सिचुएशन है। ये वैसा ही है कि एक बस में हम सब लोग बैठे भोपाल से इंदौर जाने के लिए, और पहुंच गए ठीक ठीक, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है।
और गिर गए रास्ते में गड्ढे में तो सबके लिए लूज होने का सिचुएशन है ना जी। हम पार्टी बना लेते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी एक को हारना ही पड़ेगा। हारने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता जी। हमको याद है काफ़ी पहले हमारे सर गणेश वागरिया जी कहते कि एक बच्चा खड़ा था बगल में, उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम हमसे बड़े हो कि छोटे। उसने जवाब देने के बदले पहले कुर्सी पे खड़ा हुआ और फिर कहा मैं बड़ा हूँ। तो अभी छोटा होने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो आज के दिन तो आपके जो स्टूडेंट भी होंगे ना, वो बराबरी की जगह पे रख के अपने को देखते हैं। घर का बच्चा भी देखता है ना, तो अपने को बराबरी की जगह पे रख के देखता है। तो आज की स्थिति में देखेंगे तो गुरु हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, शिष्य नहीं मिलते हैं इतना पक्का है। कोई तैयार नहीं है जी, कोई तैयार नहीं। ये बात समझ में आई? बाकी जितना बेसिक बात शुरू में कहा था कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, गलती नासमझी वश योग्यता के अभाव में अपनी ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होता है, ये देख सकें। जैसा मैं सोच विचार सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ, ऐसा दूसरा भी कर सकता है। इसलिए दूसरा जो सलाह मैं दे रहा हूँ उससे बेहतर उपाय से भी आ सकता है, ये संभावना खुले रहने की ज़रूरत है। उसको गलत हो सकता हूँ ना भी कहें तो इससे बेहतर संभव है। ठीक वैसे ही जैसे आज के मोबाइल से बेहतर मोबाइल संभव है। जिस तरीके से अभी वर्कशॉप हॉल को डिजाइन कर रखे हैं उससे बेहतर तरीका भी हो ही सकता है। जैसे कैमरा 2-3 दिन सेट करके उनको समझ में आया कि वो तरीका बेहतर है, पर उसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो खत्म हो जाएगा जरूरी नहीं। देख सकें लोग उस दृष्टि से और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जहां उनको देखने में सुनने में सहूलियत हो जाए। पिछली बार रिकॉर्डिंग किया हम लोगों ने 2 दिन इस डिवाइस के बिना किया, साउंड नहीं आता था प्रॉपरली। अभी ये डिवाइस लगा दिया 2 दिन बाद तो साउंड थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद भी दिखा कि 2-3 दिन उसकी फाइन ट्यूनिंग में गया तो पिछले वर्कशॉप में 5वें 6ठे दिन से जाके आवाज़ ठीक थी। आज इस वर्कशॉप में देखेंगे तो पहले ही दिन से आवाज़ आपको एकदम पहले सेशन की क्लियर सुनाई देगी। उपाय ढूंढते हैं तो ऐसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये डिवाइस सबसे बेहतर है, इससे अच्छे नॉइज कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी भी खुली हुई है, खुली हुई है जी। भाई साहब क्षमा चाहूँगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब मेरे परिवार का इशू है, अगर आप बोले तो। अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पर रुक करके हमको बोलने के पहले क्या ध्यान रखना है या चर्चा पर क्या ध्यान रखना है उसको पकड़ेंगे ना तो समझ में आएगा। हर बार हमसे एक जो गलती होती है ना, बार बार मैं ध्यान दिलाऊंगा उसको, हम सीधा फल पर बात करना चाहते हैं। उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या करें। ये समझिए कि प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आप निकालेंगे। मेरा रोल आपको एक एक सॉल्यूशन का पीस देने का नहीं है, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ, क्योंकि फिर आप हर रोज हमारे ऊपर निर्भर होंगे और ढूंढेंगे श्याम कहाँ है जो इसका सॉल्यूशन दे। मैं तो चाहता हूँ आप उन तरीकों को पकड़ लें कि आप खुद ही एम्पावर हो जाएं और उन सॉल्यूशंस को अपनी ज़िंदगी में ढूंढते रहें और मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है कि मैं आपको आम का फल देने के बदले आम का बाग लगाने का पूरी प्रक्रिया सिखाने में और बीज देने में मदद करना चाहता हूँ कि बाग लगाने की पूरी प्रक्रिया आपको आ जाए, जमीन उपलब्ध हो जाए, बीज उपलब्ध हो जाए, वो मैं अपना रोल देखता हूँ जी। भाई साहब लेकिन जी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक पिता का पुत्र है
जिसने पिता की जीवन भर की 40 साल की कमाई को अपने कुछ गलत बेशन के कारण से पूरा ख़त्म कर दिया। ज़मीन, जायदाद, रिश्ते, मतलब सारी चीज़ें मतलब रोड पे ला दिया, आप समझिए ना। और फिर भी वो जेल में आना जाना, वो सारी चीज़ें 10-11 सालों से चल रही हैं, फिर भी वो मानव सुधरने के लिए तैयार नहीं। तो उस मानव के बारे में मूलतः ये जो मानव व्यवस्था का पक्षधर है, मूलतः ये फिर कैसे? एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ और सिर्फ स्टेटमेंट आपका ध्यान दिला रहा हूँ। हम हर बार यही शुरू करते हैं कि दूसरा सुधरने को तैयार नहीं है। हम इस संभावना को खुला रखते हैं कि मुझे सुधार की प्रक्रिया नहीं आती है। भाई मेरे खेत में पिछले 10 साल से आम नहीं उग रहा है, हम कहते हैं खेत में आम नहीं हो सकता है, अमरूद नहीं हो सकता है। हम इस संभावना को खुला रखते हैं कि हमको आम और अमरूद का बाग लगाने नहीं आता है। ये संभावना ही हम बंद करके बैठे हुए हैं। डायलॉग कैसे फंसता है उसको देखेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, हम बेसिक संभावना को ही बंद कर देते हैं। मैं उसको उस दिन भी कह रहा था ना, मैं अगर किसी तरीके से बात को कहता हूं और आपको पकड़ में नहीं आती तो मैं यहां से नहीं शुरू करता हूं कि आप तो समझना ही नहीं चाहते, आप तो समझ ही नहीं सकते। भाई साहब, लेकिन अज्ञानता बस किसी ने आम की जगह बबूल का बीज बो ही दिया आज से 40 साल पहले उसके बेटे के स्वरूप में, तो अब तो बबूल जो, तो भाई साहब वो तो कांटे ही लगेंगे ना उसमें। तो बिल्कुल, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये बबूल जो कांटा लग रहा है, इसमें दोष सिर्फ बबूल का नहीं है। अगर दोष की भाषा में ही बात करनी हो या जिम्मेदारी की भाषा में बात करनी हो तो जिम्मेदारी बबूल की नहीं है कि कांटे लग रहे हैं। जिम्मेदारी का एक हिस्सा मेरे पास भी था कि मैंने बबूल का बीज बोया है। मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं, ये पहचानना जरूरी है कि मैंने बबूल का बीज बोया है। अभी हमको लगता है कर्म दूसरे का है, फल हमको भोगना पड़ रहा है, ऐसा लगता है। शिकायत में लगता है कि कर्म दूसरे का है, फल हमको भोगना पड़ रहा है। हमको शिकायत का वो हिस्सा नहीं दिखता है कि साझेदारी मेरी भी तो थी। कल किसी दीदी से बात हो रही थी, इन नो ऑफेंस टू एनीवन, स्टोरी है कि भाई किसी को वो हो जाता ना, ब्रेकअप होने की स्थिति आती, ठीक है, तो हमको लगता है कि तुमने धोखा दिया, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते, तुमने धोखा दिया। हम ये बात को भूल जाते हैं कि अगर उसने भी शुरुआत की होगी तो हाथ मैंने भी तो दिया होगा। हम ये हाथ नहीं देखते कि हाथ मैंने भी तो दिया था। हम ये तो देख रहे हैं कि आज हाथ छोड़ रहे हो तुम मेरा, ये तो हम देखते हैं। हम ये बात नहीं देखते हैं कि हाथ मैंने भी तो बढ़ाया था। ये जरूर होगा कि पहले आपने बढ़ाया होगा, लेकिन बाद में मैंने भी तो हाथ दिया। ये पहचानना जरूरी है कि निर्णय और चॉइस का अवसर मेरे पास भी था। इसको पहचानेंगे ना, ये कोई मतलब फंसने की बात नहीं है। उससे आपको दिखेगा कि निर्णय और चॉइस का अवसर आज भी मेरे पास है, मेरी अपनी जरूरतों को पूरा करने का। ये हमको इंपावर करता है कि हमको दिखता है कि चॉइस का अवसर हर समय मेरे पास होता है मेरी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आज भी मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन चॉइसेस को एक्सरसाइज कर सकता हूं, दूसरों से उलझने के बदले, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के बदले। और मैं फिर से ध्यान दिला दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सजा की प्रक्रिया ना की जाए। भाई जो अपराध है उसके हिसाब से जो सजा बनती है, कानून उसके लिए है ही, उसको सटीकता से फॉलो करवाया जाए। बट ये प्रक्रिया पकड़ना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है। ये जो ध्यानाकर्षण के संदर्भ में निरीक्षण प्रक्रिया पर भरोसा, मतलब बाकी चीजें छोड़ दी जाए। आराम से पकड़ पा रहे हैं तो ठीक। उसका मतलब है कि जैसे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख सकता हूँ, वैसा दूसरा भी देख सकता है। जैसे मैं समझ सकता हूँ वैसे दूसरा भी समझ सकता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि घड़ी में 10:53 हुए हैं, वैसे आप भी उधर मुड़ेंगे तो देख लेंगे। अभी तो आप नहीं देख रहे हैं,
लेकिन आप जैसे ही नज़र उधर मोड़ेंगे देख लेंगे कि 10:53 हो रहा है। ये भरोसा है वो। ये भरोसा का क्या ज़रूरत है? इसका भरोसे से फ़ायदा ये होता है कि हम निश्चिंत रहते हैं कि आप भी देखोगे तो दिख जाएगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि बिना देखे आपसे मनवा लेना है हमको। अभी तो हम ताकत ऐसा लगाते हैं कि मनवाओ इससे, सब दबाव देखे। अरे भाई भरोसा तो रखो थोड़ा, उसको आंख खोलने में सहयोग करो ना दबाव के बदले, वो देख लेगा क्या सच्चाई है। भैया ये जो नीचे की लाइन है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसके लिए हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमसे भी बेहतर है जी। और हम दूसरे को भी ये, जैसे कोई अगर संवाद चल रहा है और वो अगर अपने आप में अगर हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही, तो हम उसको भी ये बात बता सकते हैं कि आपसे भी बेहतर कोई हो सकता है। जी, आपसे भी बेहतर का मतलब वो वाक्य में क्या होता है कि आप आ जाते हैं तो चोट लगती है। इस सलाह से बेहतर सलाह हो सकता है, जो कल बात की थी ना, इस उपाय से बेहतर उपाय हो सकता है। कौन सही है कौन गलत है में लाने के बदले, या कौन ज्यादा बेहतर है में लाने के बदले, क्या उपाय ज्यादा बेहतर है? नहीं, एरोगेंस ले आते हैं जी हम अपना बीच में, फिर बातें सलाह सब दूर हो जाती है, फिर मुद्दा हो जाता है मैं सही हूं उसको सिद्ध करूंगा जी, सलाह जाए बाहर में, सही तो मैं हूं। भैया हम लोग जब किसी का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, किसी के प्रति मतलब किसी तीसरे के प्रति जिसकी ज़रूरतें शायद इनके कारण हर्ट हुई है, तो उस केस में ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हम उस व्यक्ति के प्लेस पे हम इसको समझाना चाह रहे हैं, इसका ध्यानाकर्षण करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा रुकते हैं। क्या है कि पहले हम खुद बोलने वाले भाग को ठीक कर लें, फिर तीसरे चौथे सबकी प्रॉब्लम को हल करेंगे जी। पहले अपनी जगह से जो बोलने वाला हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा बात कर देता हूँ, फिर उस पर आएंगे, ज़रूरत होगा तो आ जाएंगे। हो सकता है आप खुद ही उपाय ढूंढ लो। बोलने की पहली शर्त होती है रुक करके सुनना और अपनी स्थिति को ध्यान देके सामान्य रखें, फिर जवाब दें। जिसका मतलब है अंदर अपनी फीलिंग को पहचाने, वो फीलिंग सामान्य है, नेचुरल है, नॉर्मल है, तो जवाब देने से शुरू करें। नहीं तो पहले थोड़ा उसको नेचुरल कर लें, थोड़ा नॉर्मल कर लें रुक करके, क्योंकि अंदर अगर आग बहुत तेज लगी हुई है तो जो निकलेगा उसमें बहुत चिंगारियां होंगी। तो एक लेवल का नेचुरल और नॉर्मल तो कर सकें, कम से कम जितना कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो 2 बार गहरी सांस ही ले लें रुक करके। कुछ नहीं तो लौट करके ये देखना शुरू करें कि भाई वो जो कह रहा है वो मेरी बात नहीं कह रहा है। अपने को हटा लें, वो पॉज ले करके 10-20 सेकेंड में अपने को साइड हटा लें, जो कि हम आ ही जाते हैं बीच बीच में, हमको पता नहीं चलता है। वो रुकना ज़रूरी है। अगर ठीक सुनते समय ही फिल्टर नहीं भी हो पाया है ना, तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो हम रुकते हैं उसमें हम फिल्टर करके कचरा हटा लेते हैं कि भाई एक स्टेप अंदर आ ही गया। देखे होंगे कई बार फिल्टर के लेवल्स होते हैं, पहले लेवल के फिल्टर में आ भी गया कचरा, दूसरा यहाँ लगा के रखते हैं। और अच्छी मशीनों में तो फिल्टर लगा ही होता है कि तुम कितना भी छान के लाए हो, एक बार तो हम फिर यहाँ से देखेंगे। तो बोलने के पहले वो रुक करके थोड़ा पॉज ले करके वो सारा फिल्टर लगा लेना जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो पुराना तरीका चल जाएगा। तो एक सामान्य आदत ही बनाने की ज़रूरत होती है कि अगला जब कह रहा है हम उसके 20 सेकेंड बाद उत्तर देंगे। अभी क्या होता है कई बार कि अगले का लाइन ख़त्म नहीं होता है कि हम बीच में कूद जाना चाहते हैं, गुरजेफ की स्टोरी है पुरानी, और जिनकी भी स्टोरी सुनाऊँ मैं उतने हिस्से के लिए ही सुना रहा हूँ, बाकी फिलॉसफी पर मैं कोई बात नहीं कर रहा। कहते हैं कि वो बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे, 8-10 साल के। उनके पिताजी की डेथ हो रही थी, तो पिताजी ने सभी लोगों को कुछ बताया। ये तो सबसे छोटे बच्चे थे, पिताजी को लगा कि इनको क्या कहें, तो उन्होंने एक सूत्र दिया इनको, सिर्फ कहा कि बेटा तुम्हारा जब कभी भी किसी के लिए गुस्सा आए ना, ठीक है, और कितना भी आए, तुम उसको एक ही जवाब देना कि मैं कल इसी समय लौट के 24 घंटे बाद तुमको इसका जवाब दूंगा। बच्चा था, मान भी लिया उसने,
कि ठीक है भाई, पिताजी मरते समय कह रहे हैं कुछ, तो उनकी आखिरी इच्छा है। वो लिखते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक मुझे 24 घंटे में ये बात समझ में आ गई कि जवाब देना व्यर्थ है। कुछ करने की ज़रूरत है, वो कर लेते हैं। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जवाब ना दें, मैं तो कह रहा हूँ 10-20 सेकंड का पॉज लेकर के ठीक बात ठीक ढंग से कहें। वो पॉज तो लें, देख तो लें कि जो निकालने जा रहे हैं उस समय अपनी स्थिति ठीक है कि नहीं है, भाषा ठीक है कि नहीं है, फीलिंग नीड पर फोकस्ड है कि नहीं है, ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं कि ब्लेम बोल रहे हैं, नीड बोल रहे हैं कि स्ट्रेटजी में ही उलझ रहे हैं, फीलिंग बोल रहे हैं कि फिर से किसी विचार में, थॉट में फंस जा रहे हैं, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं कि डिमांड बोल रहे हैं। रुक के थोड़ा सेट तो कर लें इसको, नहीं तो पुराना लहजा डिमांड का निकलेगा, ऑब्जर्वेशन के बदले ब्लेम का, कंप्लेन का, जजमेंट का निकलेगा, नीड के बदले स्ट्रेटजी का निकलेगा, फीलिंग के बदले कोई ना कोई विचार निकलेगा, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। फिर लगता है बात नहीं होती है 30 साल से प्रयास करने के बाद भी। अजी 30 साल से ड्राइव कर तो रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं? लोग हमसे पूछते रिजल्ट कितने दिन में आएगा। मेरा तो एक ही प्रश्न है, दूसरे कब सुधर जाएंगे, रिश्ते कब ठीक हो जाएंगे? मेरा तो पहला प्रश्न है कि आप अपने तरीके कितने दिन में बदलने वाले हैं, ये बताइए, तब तो मैं बता सकता हूँ कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा। आप तरीके कितने दिन में बदलने वाले हैं, वहाँ के बाद से तो कठिन से कठिन केस भी 6 महीने में सॉल्व हो जाते हैं जी, कठिन से कठिन। और जो आपके केसेज हैं वो बहुत कठिन नहीं है, मैं तो कठिन कहता हूँ रसिया यूक्रेन के वार जैसी चीज़ों को। तो आपके सिचुएशंस को तो महीना भी नहीं लगेगा ठीक होने में, तरीका परफेक्ट होना जरूरी है। ऐसे ही देखिएगा, उसी को दूसरी बात लिखी है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, आप मेरे साथ क्या करेंगे ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा ये मेरे नियंत्रण में है। तो इसलिए हम काम इस जगह पे नहीं करते हैं कि आप सब क्या करेंगे हमारे साथ, उस पर काम करेंगे भी तो बाद में करेंगे, सिस्टम के लेवल पर, व्यवस्था के लेवल पर वो काम करेंगे। अभी तो हम ये करते हैं कि आप चाहे जो भी करें, मैं क्या करूँगा आपके साथ ये फिक्स है। तो आप चीख भी सकते हैं, आप चिल्ला भी सकते हैं, आप गाली भी दे सकते हैं, टमाटर भी फेंक सकते हैं हमारे ऊपर फेंके जाते हैं ना लोगों के ऊपर मैं कैसे रिसीव करूँगा वो पता होना जरूरी, वो पता होना जरूरी। भगवान बुद्ध की कथा चलती रहती है पुरानी कि किसी ने उनके ऊपर मुंह पे आके थूक दिया, और मुझे सच्चाई झूठ नहीं पता, मैं तो सिर्फ कहानी की दृष्टि से बता रहा हूँ, कंसेप्ट को पकड़ने की दृष्टि से, कि किसी ने उनके मुंह पे ऊपर आके थूक दिया। ठीक है, उन्होंने उसको पूछ लिया, कहा कुछ और कहना है, वो व्यक्ति लौट के चला गया। कहते हैं अगले दिन वो आके फिर से जो है साष्टांग दंडवत लेट गया और रो रहा था। ठीक है, उन्होंने फिर से यही बात पूछा कि कुछ और कहना है क्या। किसी ने उनसे पूछा कि भाई जब पहले दिन आपके मुंह पर उन्होंने थूक दिया तो कैसा, मतलब क्या आपने क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने इतना ही देखा कि इस व्यक्ति के शब्द छोटे हो गए हैं अपने अपमान को व्यक्त करने के लिए। जो अपमान है उसके अंदर, उसको व्यक्त करने के लिए शब्द छोटा हो गया, तो थूक दिया उसने। ये बात पकड़ में आई कि उसका जो अपमान का भाव है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है, उसको कम पड़ जा रहा है, अपमान ज़्यादा है, शब्द छोटा लग रहा है। दूसरे दिन भी ऐसी ही स्थिति है। ठीक है, जब वो रो रहा है ना, अगर साष्टांग लेट करके, उस दिन भी स्थिति यही है कि उसको अपने सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए आज शब्द छोटा पड़ रहा है कि नहीं। तो आप जो कुछ भी करते हैं ना, उससे हमको आपके भाव का, आपके विचार का, आपकी मान्यता का, आपके देखने के नजरिए का पता चलता है। हम जो अपने को बीच में लाते रहते हैं हर बार ना, सारी चोट वहां से लगती रहती है। तो आप हमारे ऊपर टमाटर फेंकेंगे तो हमको इतना ही दिखाई देगा कि आप में अपमान का भाव।
फिर पीछे जाके ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट देखा जा सकता है, क्या घटनाएं घटी, क्या परिस्थिति हुई, सब देखा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। बट इस मोमेंट पर तो हमको फ्री होके ही देखने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा एरोगेंस आ जाएगा। अच्छा तुम हो, अभी बताऊंगा तुम सबको। ऐसे ही देखिएगा ना, तो बात सही होने के साथ साथ हमारा तरीका, हमारा लहजा, हमारा टोन, हमारा शैली, ये ठीक होना ज़रूरी है, ये ठीक होना ज़रूरी है। अगर वो ठीक नहीं होता है ना, तो आदमी हमारी बात बाद में सुनता है, तरीकों से ही पहले आहत हो जाता है, आहत हो जाता है। तो तरीका अगर हमारा ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है, लहजा ठीक नहीं है, शैली ठीक नहीं है, वो बात सुनता ही नहीं है। उसी से घायल होके उसने अपना शटर बंद कर लिया। तो बैठा हुआ भले सामने हो, खड़ा भले सामने हो, शटर बंद हो चुका है उसका, बंद हो चुका है। और लास्टली ये बात है कि धैर्यपूर्वक एक निश्चित समय तक प्रयास से ही उपलब्धि होती है। हम सोचेंगे कि आज मैंने अपने तरीके को बदल लिया, थोड़ा समय पहले तो बदलने में लगेगा, बदलने के बाद भी जैसे हमको बदलने में थोड़ा समय लगता है, वैसे अगले को भी तो उसको रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। हमने आज से बदलने को सोचा और अगर महीने भर में हम ठीक कर पाए, तो अगला भी थोड़ा समय तो लेगा उसको रिस्पॉन्ड करने में, उस बदले हुए तरीके को। और अगर गड्ढा बड़ा खोद रखे हैं तो थोड़ा और समय लेगा। तो जितना बड़ा गड्ढा उतना ज़्यादा समय। तो मैं कहता हूँ 10 साल का मामला है तो कम से कम 6 महीने, साल भर का प्रतीक्षा तो जरूरी है। दूध से जो जला हुआ है रोज़ रोज़, वो तो छाछ भी फूक फूक के पिएगा ना। वो हमारे यहाँ गोनू झा की कथा चलती है एक, कि राजा ने उसको कहा, सभी को बिल्ली दिया और कहा कि मैं उसको टेस्ट करूँगा लाके कि बिल्ली दूध ना पिए। ठीक, जिसकी बिल्ली दूध नहीं पिएगी उसको इनाम दूंगा कि तुमने बहुत पिलाया है। तो कहते हैं लोगों ने कितना भी दूध पिलाया, वो लौट के लाए तो बिल्ली दूध पीना शुरू कर दे दूध देख के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके सामने कोई खाना नहीं दिया, दूध रखा और जैसे वो पीने आए मुंह पे 2 चांटा लगाए। तो बिल्ली अब दूध देख के ही भागना शुरू कर दी। तो उसकी बिल्ली को लाए तो वो दूध देख के भागे। तो अभी जो हमारी स्थिति अगले की हो रही है, वो भाई इतने चाटे खा रखा है बेचारा, वो दूध की आशा में पहले वो आया तो था बहुत अच्छी आशा से आपके साथ जीने के लिए, लेकिन वो इतने चाटे खा चुका है उसमें कि अब अगली बार आप फिर से लॉलीपॉप लेके जाते हैं तो उसको लगता है ये फिर चाटा लेने वाला है। आप दिखाते हैं ऐसा कंगन, उसको दिखाई देती है मौत। और बाघ की कथा सुने ना, कंगन लेके खा जाता। तो एक को खाते हुए आपने देख लिया अगर, तो अगली बार बाघ दिखाएगा कंगन, आप देखेंगे मौत। तो भाई जो मौत देखने का व्यस्त हो गया है उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा उस डिजाइन को बदलने में, उस पैटर्न को बदलने में। बढ़िया, ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, 11:30 बजे मिलेंगे, बोलने के संदर्भ में कुछ और बात करके क्लोज करेंगे। नमस्ते सभी को।